साम्राज्य के, ठीक है, 6 प्रमुख शासक के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कितने प्रमुख शासक? 6 प्रमुख शासक के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था, बाबर का पूरा नाम था। 1526 से लेके 1530 तक मुख्यतः क्या करेगा, ये मतलब रूल करेगा। ठीक है, ध्यान में, कब से कब तक रहेगा? 1526 से लेके 1530 तक। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब होती है? 26 में 1526। 1526। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होगी और उसी समय बाबर आएगा 1530 में अपनी तो मृत्यु करंट होने अफेयर्स तक। नहीं मतलब होगी? करंट अफेयर्स आया कहाँ? भेजो करंट अफेयर्स। आया? कल नहीं हुआ था, नहीं आया नहीं है। करंट? ठीक है, अगर आ जाए तो भेजिए। चाहे कोई भी करंट अफेयर्स है तो इस पीडीएफ के बाद में करंट अफेयर्स करवा दूंगा, मुझे भेज दीजिए। अगर किन्हीं के पास है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का, या फिर जो मिक्स हो करंट अफेयर्स, भेजिए, मैं करवा दूंगा। दूसरा शासक की बात करेंगे, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जो कि बाबर का पुत्र था। ये 2 टर्म में शासक रहा था। पहला 1530 से लेके 1540 तक ये 2 युद्ध हारेगा, एक कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हारेगा, और उसके बाद मतलब ये देश से मतलब निष्कासित हो जाएगा। उसके बाद 1555 और 56 में शरिंद और मछीवाड़ा के युद्ध में इसको विजयी होता है। उसके बाद मतलब फिर से मतलब भारत का मतलब ये शासक बनेगा। ठीक है। अब्दुल फतेह जलाल, अब्दुल फतेह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से लेकर 1605 तक 49 वर्षों तक शासक रहेगा। कितने वर्षों तक? 49 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, इसका पुत्र शासक बनेगा नूरउद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो शासक बनता है, जो कि 1605 में शासक बनेगा और 1627 तक शासक रहेगा। ठीक है। उसके बाद आएंगे शहाब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाम खुर्रम याद रखिएगा, इसका नाम सलीम याद रखिएगा, इसका नाम जलाल याद रखिएगा, इसका नाम कुछ नहीं, इतना ही है। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, जहरूद्दीन याद रखिएगा। ठीक है, जहरूद्दीन टाइटल था। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसलिए मैंने सबको अंडरलाइन कर दिया है। यू शुड बी रिमेंबर दिस फैक्ट। ठीक है। अब तीसरा जो शासक जो आता है, जिसका नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, 1658 से लेके, ठीक है, 1658 से लेके 1707 तक के शासक रहेगा। ये भी 49 वर्षों तक शासक रहेगा। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग मुगल एम्पायर में किसका किसका नाम आएगा? अकबर और औरंगजेब। और अकबर अकबर और औरंगजेब। औरंगजेब का बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, दोनों दोनों कितने? तो 49 49 वर्षों तक दोनों के दोनों मतलब क्या रहेंगे? शासक रहेंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 1526 से लेके 1556 तक क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो 1556 क्या है? तो 1556 में जो ये मुगल शासक कौन आ जाएगा गद्दी पे 1556 में? हुमायूं। अकबर। हुमायूं आएगा 1556 में? यही अकबर पढ़े आ गया अभी? 1556 में। अकबर अकबर आएगा। आ ठीक है, जाएगा। अकबर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो कि तारीख ध्यान में रखें, 1526 भूल जाए, आज का तारीख पूछा जाता है, कितने तारीख को? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को होता है। कब 21 होता अप्रैल। है? 21 अप्रैल को होता है। अब बाबर बनाम इब्राहिम लोदी होता है। ठीक है, किसके बनाम होता है? बाबर बनाम इब्राहिम लोदी होता है। ठीक है। परिणाम क्या होता है इसका? तब बाबर ने अपनी सेनाओं की रणनीतिक स्थिति और तोप खाने के प्रभावी उपयोग के बल पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। और इब्राहिम लोदी जो था युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, कुछ कहा जाता है सल्तनत काल का पहला शासक था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया मारा था। गया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा की युद्ध की बात करेंगे, 16 मार्च 1527 को खनवा का युद्ध हुआ। खनवा के बाबर बनाम, ठीक है, चित्तौड़ के राणा संगा के मध्य होता है। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और मेवात के शासक हसन खान मेवाती। ठीक है। तो इसमें मतलब चित्तौड़ के जो राणा जो थे, राणा संगा थे, उनको सपोर्ट करने के लिए इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी भी आए थे। मेवात के शासक जो थे हसन खान मेवाती भी थे। ठीक है। परिणाम क्या होता है? तब बाबर ने राणा संगा के सेना को पराजित किया, ग्वालियर और धौलपुर के किला पर कब्जा किया, जिससे बाबर की स्थिति और भी अधिक मतलब क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। ठीक है। खनवा के युद्ध में ही बाबर ने एक नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था? जिहाद का। हम्म जिहाद का नारा खनवा के युद्ध में दिया गया था। जिहाद का नारा कैसा नारा है? तो एक तरह का धार्मिक नारा है। क्या नारा है? एक तरह का धार्मिक नारा है, जहां पे मतलब इसने मतलब अपने इस्लामी मतलब मुसलमान सैनिक को मतलब बोला था, साहब आपका धर्म जो है खतरे में है, अगर हम इस शासक को पराजित करते हैं तो आपके धर्म को एक्सटेंशन करने का मतलब मौका मिलेगा। ठीक है। तो जिहाद का नारा दिया गया था, क्योंकि सामने वाला शासक जो था क्या था? हिंदू था। ठीक है। अब आगे आते हैं, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, होता है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, बाबर के बनाम मेदिनी राय, शासक का नाम याद रखिएगा मेदिनी राय के, बाबर ने इसमें भी विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद बात करेंगे घाघरा का युद्ध। बाबर अपने जीवन में 4 युद्ध लड़ेगा, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है,
कितने युद्ध? 4 युद्ध। ठीक है, 4 युद्ध लड़ने का और भारत में एक प्रमुख साम्राज्य की स्थापना कर देगा। ठीक है, घाघरा का युद्ध 1529 में होगा। अब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक क्या है? 1526, 27, 28, 29, 30। 1526 में पानी पिया, 27 में जाकर खाना खा लिया, अच्छा, 28 में जाके चल दिया, चल दिया और चल देने के बाद घर घर आया। पहुंच गया, घर आया। और उसके बाद फिर घर से आया। मर गया घर जाकर। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये घाघरा का युद्ध जो था, इसका परिणाम क्या होता है? तो बाबर बनाम सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और इब्राहिम लोदी के दामाद सुल्तान नुसरत शाह। तो घाघरा के युद्ध में बाबर के बनाम सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई वही महमूद लोदी, जो कि यहाँ पर भी था। कहाँ पे था महमूद लोदी? यहाँ पर भी था। ठीक, खनवा के युद्ध में था। तो फिर से वो लड़ेगा महमूद लोदी और इब्राहिम लोदी के दामाद जो था सुल्तान नुसरत शाह। ये सारे को मतलब घाघरा के युद्ध में पराजित करते हैं। अब मुख्यतः यहाँ पे अफगान सत्ता समाप्त हो जाता है। बाबर ने अफगानों को यहाँ पे हराया, लेकिन 1530 ईस्वी तक आगरा से लाहौर जाते समय रास्ते में उसकी मतलब क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 26, 27, 28, 29 की चारों फैक्ट याद हो गए आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबर का जी। कहानी खत्म। शासक कौन बनेगा? हुमायूं। कहते हैं ऐसे हुमायूं को जो मतलब एक सजा सजाया सेज मिला था। ठीक है, गुलाब का फूल का सेज मिला था। लेकिन ये भी कहा जाता है जो हुमायूं को जो गुलाब का फूल का जो सेज मिला था, उस सेज में मतलब बहुत अधिक गुलाब के मतलब क्या थे? कांटे भी थे। कांटे। क्योंकि गुलाब का फूल जब आप तोड़ने जाओगे तो उसमें क्या होगा? फूल के अलावा आपको क्या मिलेगा? कांटा भी मिलेगा। तो इतना बाबर बड़ा की साम्राज्य गलती तो ये भी तो थी ना, अफगानों को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी थी। क्योंकि मतलब जो यहाँ पे दिक्कत जो था, हुमायूं को इतना बड़ा साम्राज्य तो देकर गया, लेकिन चारों तरफ से खतरा से घिरा हुआ उसका साम्राज्य था, जिसकी कीमत मतलब किसे चुकानी पड़ी? तो इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ी? तो हुमायूं को चुकानी पड़ती है बाद में। ठीक है, चौसा का युद्ध होता है 1539 में। हुमायूं बना मतलब क्या होता है? शेरशाह। शेरशाह मतलब बिहार के अफगान शासक थे, ध्यान में ये रखेंगे। कहाँ के शासक थे? बिहार के अफगान शासक थे शेरशाह साहब। शेरशाह ने अपने श्रेष्ठ राजनीतिक और सैन्य कौशल के कारण विजय प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आते कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखेगा। हुमायूं बनाम शेरशाह 1540 में युद्ध होती है। शेरशाह विजयी रहा, हुमायूं बिना किसी राज्य का राज्यकुमार बनकर रह गया। मतलब उसकी राज्य चली जाती है, उसके बाद फिर भाग के वापस समरकंद की तरफ चला जाता है। ठीक है, उसके पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है। यहाँ पे अकबर मतलब शासक बन गया रहता है। ठीक है, अकबर बनाम हेमू के बीच में युद्ध होता है। हेमू जो था अंतिम शासक जो था, जो आदिल शाह के सेनापति था, लेकिन दिल्ली पे अधिकार कर चुका था, अंतिम हिंदू शासक था। और ये 17वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि 17वां धारण किया गया था। हेमू वॉज द लास्ट किंग, ठीक है, हु एडोर द, ठीक है, विक्रमादित्य का जो उपाधि जो था, सरनेम जो था, इसने मतलब रिकवर मतलब किया था। ठीक है, मुगल सेना ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। ये सारे कहानी था अकबर के शासक बनने से पहले की कहानी था। ठीक है, अब हम सीधे हम लोग कहाँ पे आते हैं? अकबर पे आते हैं। अकबर जो था, ठीक है, अकबर का सैन्य विजय की बात करेंगे तो सबसे पहले मालवा। मालवा जो था 1562 में अकबर जो था शासक बनने के बाद सैन्य विजय प्राप्त करता है। यहाँ का शासक बाज बहादुर था। इससे बाद में अकबर के दरबार मनसबदारी प्रदान की गई। ठीक है, तो यहाँ का शासक जो था कौन था? मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। कौन था? बाज बहादुर था, जिसे बाद में अकबर के दरबार में मनसबदारी दी गई। गोंडवाना क्षेत्र का युद्ध 1564 में था। यह भी प्रश्न पूछा जाता, अकबर से लोहा लेने वाली रानी का नाम क्या था? रानी दुर्गावती। क्या नाम था? रानी दुर्गावती। दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना क्षेत्र में, ठीक है, अपने राज्य की रक्षा की इन्होंने 1564 में। ठीक है, रानी दुर्गावती नारायण मध्य भारत में नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, मेवाड़ की शासक की बात करें, राणा उदय सिंह से जीता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुजरात विजय की बात करेंगे तो मुजफ्फर शाह ने जीता 1573 में। काबुल हकीम मिर्जा ने जीता 1581 में। और खान देश का विजय जो था बहुत अधिक इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कहा जाता है खान देश का विजय जब इसने किया तो खान देश की किला को सोने की कुंजी से खोला। डेट मीन्स काफी संपन्न किला था, बहुत ही महत्वपूर्ण किला था, बहुत अधिक मतलब वहां से इसको धन संपत्ति हाथ लगा था। ठीक है, तो खान देश के शासक राजा अली खान, खान देश के शासक राजा अली खान से जीता था। उसने मुगल सम्राट का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और वार्षिक शुल्क देने के लिए मतलब क्या हो गया? सहमत हो गया। तो 1562 में मालवा, 1564 में गोंडवाना, 1567 में मेवाड़, 1573 में गुजरात। ठीक है, और गुजरात विजय को अकबर का दूरगामी अभियान कहा गया। क्या कहा गया है? दुर्तगामी अभियान। दूरगामी अभियान का किसने कहा? दूरगामी अभियान किसने कहा है? स्मिथ ने कहा। किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, अब बरार की बात करेंगे।
तो बरार की शासक जो थी चांद बीबी से जीता था। तो अकबर से टक्कर लेने वाली दो शासक आती है, गोंडवाना की शासक रानी दुर्गावती और बरार की शासक चांद बीबी। ठीक है। अहमदनगर को किससे जीता था? 1600 से मुजफ्फर शाह से मतलब अहमदनगर को जीता था। ठीक है। ये सारे के सारे राज्यों को मतलब अकबर के द्वारा, मतलब अकबर बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था, लेकिन उसकी साम्राज्यवादी की नीति थोड़ी दूसरी थी। ठीक है। अकबर साम्राज्यवादी था लेकिन उसकी नीति जो थी दूसरी थी। वो जीतने के बाद मतलब क्या करता था, वहां के शासकों को मारता नहीं था बल्कि उसके साथ संधि करता था। कहीं कहीं पे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपने दरबार में उसको सम्मान के साथ उसको बड़े पद देता था। ठीक है। मतलब उसने एक नया मतलब नीति लेकर आया, क्योंकि उसको बोला गया से अगर भाई साहब अगर तुम अगर भारत में अगर शासन करना चाहते हो तो अपने पिता और दादा से सीखो। उसने उसने शक्तिशाली होने की वजह से उसने शासकों को पराजित तो कर दिया, लेकिन वो भारत में टिक नहीं पाया। इसलिए भारत के शासकों के साथ तुम अच्छे संबंध स्थापित करो, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करो, उनको अपने दरबार में ऊंचे पद दो, तभी जाके तुम भारत में तुम टिक सकते हो। इसलिए आप देखेंगे अकबर का शासन व्यवस्था 49 वर्षों का रहा। ठीक है। मतलब लॉन्गेस्ट। समझ रहे ना, संपूर्ण भारत पे लगभग इसने अपने कब्जा कर लिया था। ठीक है। कश्मीर से लेके आपको काबुल तक इसके कब्जे थे। ठीक है। मतलब काबुल कंधार वगैरह सब इसके समय में था। फिर कश्मीर पर भी इसने अधिकार किया था। दक्षिण भारत के भी राज्य बहुत अधिक इसने जीते थे, जैसे लाइक खानदेश वगैरह, अहमदनगर। अब यहाँ पे देखेंगे अकबर की बात करेंगे, जहांगीर के शासनकाल के महत्वपूर्ण युद्ध और घटनाएं क्या रही। तो जहांगीर के उद्गम को चुनौती मिलता है सबसे पहली बात, राजकुमार खुसरो ने विद्रोह किया जिस पर सिख गुरु अर्जुन देव ने 5वें सिख गुरु का, ठीक है, बरदस्त था। राजकुमार खुसरो को पराजित किया, उसे कैद करके अंधा कर दिया गया, जबकि अर्जुन देव को मार दिया गया। ठीक है। यहाँ पे मुगल का किसके साथ संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा? सिख के साथ संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। जबकि यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जो 5वें सिख गुरु थे उन्होंने कुछ विशेष नहीं किया था। खुसरो जब अपने भाई के खिलाफ जब विद्रोह करता है, सॉरी पुत्र था खुसरो, भाई नहीं था, सॉरी पुत्र जो था खुसरो जो था, अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह उत्पन्न करता है तो जाके किससे मिलता है? तो मिलेगा अर्जुन देव से मिलेगा। ठीक है। तो अर्जुन देव से जाके मिलता है तो अर्जुन देव उनको प्रणाम करता है, तो अर्जुन देव उसको मतलब तिलक लगा के आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। बस इतना ही कहते हैं, तिलक लगा के आशीर्वाद देते हैं। इसी से जहांगीर को लगता है तो ये व्यक्ति जो है क्या है, हमारे खिलाफ है, और इसी बात को लेकर, ठीक है, क्या किया जाता है, सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी जाती है। यहाँ पे मुसलमान और सिखों के बीच मतलब क्या होगा, एक संघर्ष आपको उत्पन्न देखने को मिलेगा। वह संघर्ष मतलब आगे चल के मतलब इसके साथ भी रहेगा क्या, औरंगजेब के साथ भी रहेगा। आगे चल के फारूक शेर के साथ भी संघर्ष आपको देखने को मिलता है, जहां पे बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फिर से मतलब विद्रोही प्रांतों पे फिर से मतलब कब्जा किया जाता है। जैसे बंगाल में विद्रोही अफगान उस्मान खानिन को वश में किया। मेवाड़ के राणा उदय सिंह और उनके बेटे राणा प्रताप सिंह से अधीनता स्वीकार करवाई। कहा जाता है से मतलब अकबर ने, कहा जाता है से मतलब जो कि कोई पूर्वज जो काम नहीं करके कर पाया वह काम मतलब जहांगीर ने कर दिखाया। कभी मेवाड़ ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राणा संगा को पराजित तो कर दिया, ठीक है, लेकिन राणा संगा ने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है। महाराणा प्रताप को अकबर ने पराजित तो किया लेकिन उसने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मेवाड़ ने मतलब हमेशा सर कटवाना उचित समझा लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन मतलब इसने, ठीक है, जहांगीर ने मेवाड़ को अधीनता स्वीकार करवा दी। और मेवाड़ के राणा उदय सिंह और उनके बेटा राणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाई, लेकिन राणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। दरबार में बात हुआ तो अपने बेटा राणा प्रताप सिंह को भेजा गया। उसके बाद ये काफी कुपित हो जाते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। राणा प्रताप सिंह को दरबार में उचित पद मिलता है, मनसबदार का पद मिलता है, और राणा उदय सिंह संन्यास ग्रहण करके चले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है मेवाड़ को जितना उस पर अधिकार करना बहुत बड़ी बात थी। बहुत शासकों ने कोशिश किया लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। ठीक है। लेकिन जहांगीर ने ये कर दिखाया, लेकिन जहांगीर ने एक ऐसा काम कर दिखाया, एक ऐसा भी काम किया जो कि मुगलों की वर्षों की संपत्ति मतलब बनी हुई थी, वह मतलब इसके समय हाथ से निकल गया। कंधार इसके समय हाथ से निकल गया था। ठीक है। कंधार इसके समय से हाथ से निकल गया था, लेकिन पूरी तरीके से शाहजहां के साथ मतलब इसी के समय में ढीला पड़ने लगा था कंधार, और शाहजहां के समय में जाते जाते पूरी तरीके से कंधार निकल गया था। वर्षों से मुगलों की संपत्ति कंधार थी जो इसके समय हाथ से निकला, लेकिन एक ऐसा चीज इसके समय हाथ में आ गया जो कि कोई भी मुगल नहीं कर पाया। ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल। जहांगीर ने अपने बेटे शहजादे खुर्रम के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान मेवाड़ भेजा। इसके बाद मेवाड़ मुगलों से संधि कर लिया, मुगल अधीनता मतलब क्या कर लिया, स्वीकार कर। खुर्रम बताने की आवश्यकता नहीं, खुर्रम किसका नाम था? जहाँ का। खुर्रम, बिल्कुल ठीक है, शाहजहां का नाम था। आप चलेंगे हम लोग शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं को देखेंगे। तो महत्वपूर्ण साम्राज्य दक्कन का समेकन,
शाहजहां ने दक्कन को 4 प्रांतों में विभाजित किया, दौलताबाद के साथ अहमदनगर, खानदेश, बरार और तेलंगाना। 4 प्रांतों की सूबेदारी औरंगजेब को प्रदान की गई। ये सबसे बड़े औरंगजेब के लिए क्या बोलते हैं, उसको कौन सा गेम बोलते हैं मास्टर, क्या बोला जाता है वो, क्या बोला जाता है, जो भी बोला जाए, इनके लिए सबसे बढ़िया चीज ये रही औरंगजेब मतलब ऐसे जगह पे उसको मतलब भेज दिया गया जहां पे उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। दक्कन भेजने का सबसे बड़ा रीजन था शाहजहां को, शाहजहां अपने पुत्र को दक्कन भेजा क्योंकि दक्कन में काफी हमेशा संघर्ष होते रहता था और औरंगजेब से शाहजहां की उतनी लगाव नहीं थी। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या था, शाहजहां औरंगजेब को बहुत कम प्यार करता था, बहुत अधिक प्यार करता था, दारा सिकों से प्यार करता था। तो दक्कन हमेशा वहां पे गर्मी बहुत होती थी, धूल उड़ते रहता था, हमेशा लड़ाई होते रहता था, हमेशा संघर्ष होते रहता था। तो बोझा गया शाह इसको भेज देते, क्या नाम है इसका, औरंगजेब को भेज देते हैं। ये चीजें औरंगजेब को फेवर में चली गई। औरंगजेब वहां पे एक मतलब बहुत अच्छा मतलब क्या बना, शासक बन गया। युद्ध की सारी नीति उसने वहां पे सीख डाली। ठीक है, और आगे चल के जब मतलब यहाँ पे मुगलों के अधीन मतलब संघर्ष आपको देखने को मिलता है, तो उसमें सबसे अधिक मतलब फेवर जो होता है औरंगजेब को, यही फेवर मिलता है कि उसने दक्कन में बहुत सारे युद्ध कौशल सीखा था। एक अच्छा मतलब एक मजबूत मतलब सेनापति मतलब वो बन गया था। ठीक है, जबकि मतलब यहाँ पे ये साहब क्या कर रहे थे, आपका दारा सिकों साहब क्या कर रहे थे, तो दारा सिकों साहब यहाँ पे शेरो शायरी कर रहे थे और हिंदू धर्म ग्रंथ की बात, बहुत सारे धर्म ग्रंथ की पढ़ाई कर रहे थे। जो धर्म ग्रंथ से वो प्रभावित हो रहे थे उसका अनुवाद करवा रहे थे। ठीक है, और अपने पिता के मतलब प्रिय पुत्र थे, न तो उसने युद्ध कौशल सीखी, न तो उसने मतलब नेताओं वाली मतलब एक अच्छे लीडरशिप की मतलब नीति सीखी, जबकि दक्कन में मतलब ये क्या रहा, ये पूरा तरह से पक गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अहमदनगर ने मुगलों के प्रयासों का विरोध किया, मलिक अंबर के प्रयासों से बावजूद उस पर कब्जा कर लिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1638 में शाहजहां ने कंधार पे कब्जा कर लिया, इसे अकबर द्वारा जीता गया था, जहांगीर इसे हार गया था, जो बात हम आपको पहले बताए थे। क्या बताए थे, सो वह काम जहांगीर ने कर दिखाया जो कि किसी भी मुगलों ने नहीं किया था। कौन सा काम, तो मेवाड़ पे अधिकार मेवाड़ करके। को जीता। लेकिन उसने एक ऐसा काम किया जो कि मतलब वर्षों से मुगलों की मतलब आधार बना हुआ था। ठीक है, अंधार वो को। कंधार उसके हाथों से निकल गया था। ठीक है, लेकिन शाहजहां ने जीता। लेकिन शाहजहां के जीतने के थोड़ा दिन के बाद फिर से मतलब कंधार जो था मुगलों के हाथ से मतलब क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कंधार जो था किसका क्षेत्र था, वहां का शासक को शाह बोलते थे, क्या बोलते थे, शाह बोला जाता था। ठीक है, जहांगीर सर लगभग 200 पुर्तगालियों को हुगली क्षेत्र में बंगाल को बाहर निकाला। हुगली जो थे, हुगली जो क्षेत्र जो था बंगाल में पड़ता था, पुर्तगाली के अधीन था। पुर्तगाली वहां पे व्यापार करते थे, लेकिन उसने ना लूटपाट का अड्डा बना लिया था। ठीक है, क्या बना लिया था, लूटपाट का अड्डा बना लिया था। ठीक है, तो उसने मतलब उसमें शाहजहां काफी मतलब कुपित होता है और सारे पुर्तगालियों को वहां से भागने के लिए मतलब क्या करता है, मजबूर करता है। अब यहाँ पर औरंगजेब के काल में प्रमुख युद्ध एवं घटनाएं क्या होती है, तो आप देखोगे औरंगजेब के काल में, ठीक है, माइक बंद कीजिए, शाहजहां के 4 पुत्र के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसमें से विजयी कौन हुआ, आखिरी रूप से विजयी कौन हुआ, तो औरंगजेब विजयी हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कौन कौन विद्रोह होता वो देख लेते हैं। जाट विद्रोह की बात करेंगे 1669 में, मथुरा के स्थानीय जमींदार गोकुल के नेतृत्व में आरंभ हुआ। मुगल सेना ने जाटों का पीछा किया और उनके नेता गोकुल को पकड़ लिया और मार दिया। इससे जाट काफी क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और जाट इतना नाराज हो जाते हैं, अकबर का सिकंदरा में जो मकबरा जो होता है, उसके जाट मतलब क्या कर देते, उसको पूरा मकबरा के ऊपर का जो टाइल्स वगैरह जो होता है सबको हटा, मकबरा का पूरा खोद देते हैं, मतलब उसको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकते हैं। ठीक है, तो जाट विद्रोह जो था मथुरा का स्थानीय जमींदार था गोकुल के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। जाट का बड़े नेता की बात करेंगे तो बदन सिंह और चूड़ामन का नाम याद रखिएगा, जाट के बड़े नेता थे। आगे चल के जाट साम्राज्य इन्हीं के नेतृत्व में बनेगा, बदन सिंह और चूड़ामन के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद सिखों ने भी औरंगजेब के विरुद्ध मतलब विद्रोह कर दिया। सिख पंजाब विद्रोह 1670 में तत्कालीन गुरु तेग बहादुर के खिलाफ, ठीक है, सिख गुरु के पद के दावेदार राम राय की राजनीतिक साजिश के कारण भड़क उठा। अंततः गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु की फांसी के साथ मतलब क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, अब गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी गई या फांसी दिया गया। अब दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे एक वो है शीशगंज क्या, है। शीशगंज नाम का मतलब वो होगा, क्या बोलते, गुरुद्वारा होगा। वहां पे इनको मतलब सर कलम कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले औरंगजेब, अब सबसे पहले मतलब क्या नाम है, जहांगीर ने मतलब गुरु अर्जुन देव का सिख कलम खुसरो की सहायता करने के लिए मरवा दिया।
फिर से मतलब तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। इससे मतलब सिख सिख समाज जो था काफी अधिक मतलब क्या हो जाता है, कुपित हो जाता है और अपने आप को रखने लगता है अगर हमको मुगलों से अगर अच्छा करना है तो हमको अपना भी एक मतलब क्या करना पड़ेगा, संयुक्त सेना बनाना पड़ेगा। तो खालसा की स्थापना आगे चल के गुरु गोविंद सिंह आगे चल के मतलब खालसा की स्थापना करेंगे और सिख को मतलब एक मतलब सैनिक मिसल में मतलब क्या करेंगे, तब्दील कर देंगे। ठीक है। लेकिन सिख साम्राज्य कब बनेगा, तो सिख साम्राज्य कब बनेगा, तो महाराणा रंजीत सिंह के समय में जाकर सिख मतलब क्या बनेगा, साम्राज्य बनेगा। ठीक है। हरियाणा के क्षेत्र में सतनामी विद्रोह हुआ 1672 में हुआ। कब हुआ, 1672 में हुआ। औरंगजेब के समय में सतनामी किसानों, कारीगरों और अछूतों का एक संप्रदाय था। इन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ मतलब क्या किया, विद्रोह किया। औरंगजेब के समय में बहुत सारे विद्रोह होता है। सबसे ज्यादा विद्रोह आपको हो जाए डक्कन नीति में जाके सबसे अधिक विद्रोह होगा। मराठों के बढ़ते प्रभाव से औरंगजेब काफी अधिक चिंतित था क्योंकि शिवाजी इनके समकालीन है। गोलकुंडा और बीजापुर जैसे दक्कन में सिया संप्रदायों के विद्रोह रवियों का नियंत्रण करना और अपने पुत्र अकबर की विद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाना। इनका पुत्र का नाम अकबर दो था। क्या नाम था, अकबर दो को पीछा करते करते इसका पुत्र जो था विद्रोही हो गया था। अकबर दो के पीछा करते बेचारा दक्कन में पहुंचता है और कहा जाता है अपने पुत्र का पीछा करते करते दक्कन में जो पहुंचता है तो अकबर कभी भी दक्कन से बाहर निकल के नहीं आता। दक्कन का ही साम्राज्य जो दक्कन ही मतलब ये औरंगजेब के लिए मतलब क्या बन जाता है, तो उसके लिए कब्रगाह बन जाता है। ठीक है। तो दक्कन से बाहर निकल ही नहीं पाता, दक्कन में ही मतलब क्या होता है, फंसा हुआ मतलब ये रह जाता है। ठीक है। तो मतलब एक ऐसा शासक था जिसने कभी भी मतलब न तो मतलब क्या किया, न तो सुख भोगा और नहीं मतलब क्या, तो कभी मतलब राजमहल का सुख या फिर कोई भी मतलब साम्राज्य की तरह वैभवशाली जीवन को कभी भी नहीं इसने जीता। क्या नाम है, औरंगजेब। बहुत ही मतलब सिंपल लाइफ जीता था, जिंदा पीर कहते थे। एकमात्र ऐसा शासक जो था मुगल जिसकी एक वाइफ थी। ठीक है। 3 वक्त या 4 वक्त का जो भी नवाजी जो कहते सो था। ठीक है। तो मतलब सारी चीजें जो थी इसमें मतलब शुद्ध रूप से मतलब इस्लाम का जो मतलब फॉलो करते उन सारी चीजों को फॉलो करने वाला था। ठीक है। मुगल प्रशासन की बात करेंगे तो इनकी प्रशासन अधिक केंद्रीयकृत थी, अखिल भारतीय थी। अखिल भारतीय मतलब सारे साम्राज्य पे लागू होती थी। और केंद्रीयकृत थी मतलब क्या, शासक के पास सत्ता की शक्ति जो थी बहुत अधिक थी। ठीक है। हुमायूं और बाबर की बात करेंगे, अधिक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित करने पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है। हुमायूं और बाबर तो नहीं दे पाए क्योंकि बाबर तो 4 वर्षों में क्या ही करेंगे, 4 युद्ध लड़ने में रह गए। हुमायूं को मौका नहीं मिला, हुमायूं को ज्यादा मौका नहीं मिला, उनको मतलब क्या देश छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है। तो इनके समय में युद्ध का संभव बहुत ज्यादा था, इसलिए सैन्य मामलों पर अधिक ध्यान दिया गया हुमायूं और बाबर के समय में। व्यवस्थित शासन व्यवस्था आपको अकबर के समय में देखने को मिलेगा। निर्धारित कार्यों के साथ विभिन्न विभागों की स्थापना अकबर के शासनकाल में होती है। प्रशासन के प्रभावी अधिकारों का मार्गदर्शन करने के लिए ठीक है विस्तृत नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। किसके, अकबर के समय में। क्योंकि अकबर के शासन काल में आते आते मुगल साम्राज्य बहुत अधिक मतलब क्या हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। और शासन काल भी काफी मतलब क्या रहेगा, लंबा रहेगा। ठीक है। अब आते हैं अकबर के शासन काल में। ठीक है, सॉरी, मुगल का केंद्रीय प्रशासन किस तरीके से काम करती थी, इस पे जरा हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ पे सम्राट की बात करेंगे तो सम्राट को मतलब दैवी उत्पत्ति पे आधारित था। राजशाही की दैवी उत्पत्ति पे आधारित था। मतलब इनका मानना था साम्राज्य जो था, शासक जो था से मतलब किसे समझिए कि इसे एक तरह से ठीक है गॉड के बिहाफ पे मतलब क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। ऐसी नीति ये लोग मानते थे। क्या मानते थे, तो शासक जो है गॉड के बिहाफ पे मतलब भगवान के स्थान पे शासक करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता है, भगवान का ही मतलब रूप हो सकता है। ठीक है। उसको बोलते हैं दैवी उत्पत्ति पे आधारित था। सम्राट द्वारा मुगल प्रशासन के सभी अधिकारियों को उनके पद पे स्थापित किया जाता था। ठीक है। वकील, वजीर या की बात करेंगे, वकील का पद की बात करेंगे, किस प्रकार का पद था, तो हुमायूं के शासनकाल में सैन्य और नागरिक दोनों शक्तियां इनके पास थी। सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार की शक्तियां जो थी इनके पास थी, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं अकबर द्वारा वित्तीय शक्तियां दीवान ए कुल को मतलब क्या किया गया था, हस्तांतरित कर दी गई। वित्तीय शक्तियां मतलब फाइनेंस की पावर किसे थी, तो दीवान ए कुल को हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है। आप देखिए कि दीवान ए कुल जो कि क्या था, एक दीवान का पद था, प्रमुख दीवान था। इसके पास क्या काम था दीवान ए कुल का, इनके पास वित्तीय शक्ति थी, जैसे शाही शाही खजाने की निगरानी करना और सभी प्रकार की खातों का जांच करना की बात करेंगे, किसके पास पावर था, तो दीवान ए कुल के पास ये पावर हुआ करती थी। ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो आगे चल की बात करेंगे तो और भी कुछ फैक्ट है उसको भी जरा हम देख लेते हैं। जैसे कि देखें मीर बख्शी क्या था, तो मीर बख्शी की काम था मनसबदारों की नियुक्ति, दाग, घोड़ों को चिन्हांकन करना। अब दाग क्या होता था, तो एनिमल्स जो घोड़ा जो होता है उसको दाग दिया जाता था ताकि उसकी पहचान की जाए।
चेहरा का प्रवेशन करना है, क्योंकि अभी आप फॉर्म भरते तो क्या होता, पासपोर्ट साइज फोटो देते, लेकिन उस समय कैमरा नहीं था। तो चेहरों का परीक्षण किया जाता था, फेस कैसा है, गोला है, लंबा है, हाइट क्या है। तो सारे चीजों को लिख कर मतलब क्या किया जाता था, सूची को मतलब तैयार किया जाता था कि सैनिक की पहचान की जाए। उसके बदन पे कोई ऐसा चिन्ह क्या है क्या, जिससे आगे चल के उनकी पहचान की जाती है। ये सारे काम क्या है, मीर का होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मीर समा या फिर खान समा क्या होता था, कारखानों का प्रमुख अधिकारी होता था, उसको मीर समा या फिर खान समा कहते थे। सदर उस सुदूर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता था, धार्मिक मामलों के विभाग के मतलब प्रमुख होता था। शरीयत के कानून को रक्षा करने का कार्य तब होता था। वो शरीयत जो था इस्लामी पुस्तक है, जिसके आधार पर मतलब इनका कानून चलता था। तो उसके कानून सही से चल रहा है कि नहीं, सभी लोग उसके कानून को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए जो अधिकारी जो होता था उसको सदर उस सुदूर कहते थे। इसको सिंपल शब्द में धार्मिक अधिकारी कहते थे। उसके बाद न्याय विभाग के लिए काजी उल कुजात आते थे। कौन आते थे, काजी उल कुजात जो थे किस लिए आते थे, न्याय विभाग के लिए आते थे, दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में। अब दीवानी मामला क्या होगा, दीवानी मामला क्या होगा, आपका आपके वाइफ के साथ झगड़ा है, आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, दीवानी मामला है। आपका किसी के साथ मतलब झगड़ा हो गया जमीन को लेकर, ये दीवानी मामला है। आपने किसी को मार के सर फोड़ दिया, वो फौजदारी मामला है। दोनों मामलों पे शरीयत कानून का क्रियान्वयन करना न्यायपालिका का प्रमुख। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इस सारे के सारे काजी उल कुजात के हाथों में थी। औरंगजेब से पहले यह कार्यालय मौजूद नहीं था, औरंगजेब के समय ही काजी उल कुजात बनाई गई थी। लेकिन अगर बात करें न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता था, तो काजी उल कुजात होता था। लेकिन अगर शासक अगर चाहे तो इसके फैसले को पलट सकता था। ठीक है, शासक का डिसीजन जो होता था सर्वासर्वी होता था। ठीक है, तो समझ के सारे पद याद रहेगा। सबसे प्रमुख पद कौन हो जाएगा, सबसे प्रमुख पद कौन हो जाएगा, वजीर। वजीर। वजीर प्राइम मिनिस्टर का था, लेकिन वैसे क्या बोलेंगे, सम्राट। ठीक है, अब वजीर को बोलेंगे फाइनेंस पावर दिया गया था, इसलिए पद सर्वाधिक पर मतलब इंपोर्टेंट होता था, जस्ट लाइक बिलोंग टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इनके पास फाइनेंस पावर था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अकबर के समय वित्तीय शक्तियां इनको मतलब दे दी गई थी। हुमायूं के शासन में सैन्य और नागरिक दोनों शक्तियां थी, समझ रहे हैं ना, सैन्य पावर भी है, नागरिक पावर भी है। ठीक है, और मतलब दीवान कुल बनाकर इसको मतलब वित्तीय पावर भी दे दिया गया। तो ये पद कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जस्ट बिलोंग टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दीवाने कुल के पास कौन था, शाही खजाने की निगरानी करना। मीर बख्शी सेना को मुख्यतः देखता था, सेना की पहचान भी करता था, सेना का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास थी। मीर समा या फिर खान समा की बात करें, कारखाना का प्रमुख अधिकारी था। सदर और सुदूर की बात करें, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी था। काजी उल कुज्जात की बात करें तो क्या काम करता था काजी उल कुज्जात, दीवानी और फौजदारी। न्याय विभाग देखता था। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये अकबर के शासनकाल में ये केंद्रीय व्यवस्था था। क्या था, केंद्रीय प्रशासन, केंद्र का प्रशासन किस तरीके से चलेगा। इसके समय बहुत अधिक राज्य थे, प्रांत थे। प्रांत के प्रशासन चलाने के लिए क्या होता था, पूछा जाता है। ठीक है, अकबर के शासनकाल में सूबों को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया, 12 में विभाजित किया गया था। अगला 3 सूबा बना था 15। तो अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी थी, 12। 15। कितनी हो गई थी, 15 हो गई। सूबा क्या होता है, ऐसा माइक बन कीजिए, सूबा क्या होता है, तो सूबा क्या होता है, राज्य होता है। सूबा क्या होता है, राज्य होता है। तो सबसे बड़ा सूबा होता था केंद्र के नीचे, उसके बाद सरकार, उसके बाद परगना, उसके बाद क्या होता, महाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। तो सबसे बड़ा सूबा, उसके बाद फिर सरकार, उसके बाद परगना, और उसके बाद क्या होता था, महाल होता था। ठीक है, और अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या मतलब कितने थी, 12 + 3 15 हो गया था। ठीक है, बिहार को सूबा कब बनाया गया था, बिहार, बिहार सूबा कब बना था, ठेकुआ समझते हैं आप लोग, कितने लोग ठेकुआ जानते हैं। हाँ। बिहार में छठ पूजा में बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो इसका हाँ, आंसर बताइए, देख ठेकुआ मिलेगा। छठ पर्व के लिए प्रसिद्ध है ठेकुआ। तो बताइए ना भी, ठेकुआ मिलेगा, इसका आंसर बताइए ना, बिहार को सूबा कब बनाया गया था अकबर के शासनकाल में। बिहार को जीता कब गया था अकबर के द्वारा, 1576 आई थिंक सही है। 1576 में पटना का शासक दाऊद को खदेड़ दिया गया था पटना से बाहर। अब 1576 में जीता गया था। 1576 में आई थी, 1580 के आसपास शायद इसको बना दिया गया था। ठीक है, 1576 या फिर में जीता 1580 होगा। हाँ 1575 में साइज का क्या, भी होता है। 1575 में
नहीं मैडम, 1575 1576 में नहीं, जीता। 1575 नहीं होगा, 1576 सही होगा। ठीक है, अभी जो सुबह साथ 1580 में बनाया गया था। ठीक है, सारी चीजें की क्लास होती है। ये क्लास आपकी डेमो क्लास है। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, सारे क्लासेस यहाँ पे होती है, डेमो क्लास है। ऑलरेडी 4 डेमो क्लास कल चली थी। ठीक है, ये पेड ग्रुप का क्लास है जहाँ पे आपको प्रॉपर बीपीएससी फाउंडेशन की क्लास करवाई जा रही है। 70वीं बीपीएससी को लेकर पीटी प्लस मेंस की क्लास होगी 18 महीने के वैलिडिटी के साथ। स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री का, लक्ष्मीकांत के साथ साथ जितने भी स्टैंडर्ड किताब होती है, सारे किताबों को मतलब फॉलो किया जा रहा है। प्रॉपर आपको बीपीएससी के नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्लासेस आपको हो रहे हैं। इसके लिए 499 के फी देकर ग्रुप में जाएंगे तो बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। इसी तरीके से सारे क्लासेस आपकी लाइव होती है। बाकी अभी मैं बीपीएससी को लेकर फ्री में सभी लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से आपको क्लास करवाई जाएगी। मेंस के आंसर राइटिंग प्रतिदिन आपको करवाए जाएंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, बीपीएससी के लिए आपको एसए की क्लास, सब कुछ आपको करवाया जाएगा। उसके बाद 150 से ज्यादा, ठीक है, आपको बीपीएससी के रिलेटेड सेट आपको पूरा करवाया जाएगा। ओवरऑल बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जो भी लोग नए आए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, जो भी क्लास की इन्फॉर्मेशन होती है, एक मैंने चैनल का लिंक दिया है मेन ग्रुप में, सभी लोग उस लिंक को मतलब क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। और बताइए, और क्यूरी है तो और कोई डाउट? चलिए ये देखेंगे, ये 1580 की बात है। आप देखेंगे शाहजहां का शासनकाल में क्या आता है, तो एक और प्रशासनिक इकाई चकला अर्थात परगना को समूह में जोड़ा गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, तो चकला बड़ा होता था, फिर परगना आता था, और फिर मतलब महल होता था। ठीक है, अब यहाँ पे अधिकारी की बात करेंगे तो पहला अधिकारी जो था सूबेदार साहब होता था। सूबेदार साहब बड़े पावरफुल होते थे, किसी भी प्रांत का राज्यपाल होता था। सूबेदार क्या होता था, राज्यपाल कह लीजिए, गवर्नर कह लीजिए, प्रांतपति कह लीजिए, सर्वासर्वी यही होता था। इसको जो किसके द्वारा नियुक्त करते थे, तो इसको डायरेक्ट शासक के द्वारा नियुक्त किया जाता था। शासक जस्ट बिलोंग्स टू राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ही गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। वजीर जस्ट बिलोंग टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो कि प्रशासन की देखरेख करता था। तो सूबेदार जो होता था किसी भी प्रांत का हेड होता था, इसको राज्यपाल कह लीजिए, ये सीधे शासक के द्वारा नियुक्त होता। कार्यकाल की बात करेंगे 3 वर्ष तक होता था, लेकिन फिक्स नहीं था। बिहार का जो सूबेदार जो होता था हमेशा राज्य परिवार से ही आता था, ध्यान में ये भी रखेंगे। ठीक है, दीवान की बात करेंगे तो ये प्रांत की बात हो रही है, ठीक है, स्टेट की बात हो रही है। राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, स्वतंत्र अधिकारी था, केंद्र के प्रति जवाबदेही उसकी होती थी। राज्य कोष में जमा राशियों का विवरण दर्ज करने के लिए उसके द्वारा, ठीक है, रोज नामचा दैनिक रजिस्टर मतलब तैयार किया जाता। दीवान। मीर बख्शी साहब की बात करेंगे तो बख्शी, मीर बख्शी द्वारा किए गए कार्यों के समान लेकिन प्रांतों के स्तर पे। बख्शी की बात करेंगे क्या होता, मीर बख्शी क्या होता था, सेना का प्रमुख होता था, लेकिन किस स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे होता था। तो इसी के बराबर इसका भी काम होता था बख्शी का, लेकिन किस स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे। दरोगा डाक की बात करेंगे तो राजकीय डाक प्रणाली का मतलब क्या होता था, प्रमुख होता था प्रांत स्तर पे। वाकिया नवीस या फिर वाकिया निगार की बात करेंगे तो ये डाक प्रणाली का हिस्सा था। इसका महत्वपूर्ण काम क्या था, तो ये मतलब क्या करता था, सम्राट को सीधे मतलब सूचना देने का काम करता था। सवानिहि निगार की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, इसका गुप्त सेवाओं का हिस्सा था। ये सम्राट की गोपनीयता रिपोर्ट मतलब क्या करता था, भेजा करता था। ठीक है, शावनी निगार। अब यहाँ पे देखिए, स्थानीय प्रशासन किस हिसाब से चलती थी, सरकार होती थी, परगना होता था जिसको तहसील कहते थे, ब्लॉक समझ लीजिए। ठीक है, तहसील जस्ट अभी भी तहसील शब्द अभी भी जाएंगे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में जाएंगे तो तहसील शब्द ब्लॉक में आपको, यार कौन तहसील से आए हो, ठीक है, जस्ट लाइक बिलोंग। सरकार जस्ट बिलोंग्स टू जिला, क्या था, सरकार क्या, जिला। ठीक है, उससे पहले परगना क्या, परगना, परगना क्या, राज्य, क्या था, परगना राज्य। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रांत जिसको कहते थे, उसके बाद सरकार जिला, उसके बाद परगना, सॉरी क्या मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, प्रांत होगा यहाँ पे, सॉरी। प्रांत क्या होता था, जो कि गवर्नर के द्वारा हेड किया जाता था। ये राज्य होता था, फिर सरकार आता था, फिर परगना तहसील आता, सबसे नीचे मौजा गांव आते थे। अब यहाँ पे देखिए, सरकार स्तर पे 2 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। ठीक है, जिला स्तर पे पहला फौजदार, सरकार का मुखिया, कानून व्यवस्था की समस्या का ध्यान रखना होता था, राजस्व संग्रह के मामलों में अमल गुजार की मदद भी ये करता था।
अमल गुजार की बात करेंगे तो राजस्व संग्रह का आकलन और पर्यवेक्षण करता था। ये प्रांतीय दीवान को प्राप्ति और व्यय का विवरण भेजता था। प्रांत वाला, प्रांत कहाँ पे, स्टेट वाला जो था ना, उसका जो दीवान जो होता था, इसको रिपोर्ट करने का काम कौन करता था, कौन करता था, क्या नाम है इसका, अमल गुजार करता था। कौन करता था, ध्यान में रखेंगे, तो अमल गुजार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसको, इसकी किसको रिपोर्ट भेजेगा, तो प्रांत स्तर के रिपोर्ट भेजेगा। मतलब देख रहे हैं, सारा व्यवस्था केंद्रीयकृत कर दिया गया है, ठीक है। मतलब जिला वाला रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो प्रांत वाला के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्रांत वाला रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो मतलब स्टेट वाले के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट वाला सीधे किसको रिपोर्ट कर रहा है, तो सीधे आगरा को रिपोर्ट कर रहा है, जो कि सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा व्यवस्था जो थी, इनकी केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। देखिए ऊपर से एक एक अधिकारी को रखा गया था, ठीक है। मतलब इसके ऊपर यह है, इसके ऊपर यह है, समझ रहे हैं ना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। थानेदार की बात करेंगे तो थाने का मुखिया था, जहां सेना तैनात होती, जिसे फौजदार के अधीन रखा गया था। फौजदार कौन था, तो फौजदार जान ही रहे, प्रांत में फौजदार साहब बैठते थे ना, फौजदार साहब, ठीक है, प्रांत में। तो उसी तरह से इनको फौजदार के अधीन इसको बना दिया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे, चलते यहाँ पे, तो ये जिला का प्रशासन ये चल गया, सरकार, ठीक है, जिला का प्रशासन चल गया। अब आते हैं परगना, प्रखंड का प्रशासन, ठीक है, जो कि जिला से मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो परगना का प्रशासन किस तरीके से चलता था, तब परगना में सबसे पहला अधिकारी, ये पूछ देगा इनमें से कौन सा अधिकारी परगना का अधिकारी है, ठीक है। मतलब कौन सा अधिकारी की बात करें, परगना तहसील की अधिकारी कौन है, तहसीलदार था, आमिल था, कानून गनो था, ये पद अभी भी होता है। सिकदार की बात करें, परगना का कार्यकारी अधिकारी था, राजस्व वसूली अमीलों की सहायता करता था, ये पद जो था। राजस्व अधिकारी की बात करें, रेवेन्यू ऑफिसर जो कहते हैं, आरओ साहब का ये पद हो गया, ठीक है, ब्लॉक में अभी भी दिख जाएगा। परगना स्तर पर राजस्व की वसूली के कार्य करता था, जो होता था आमिल साहब होते थे, ठीक है। और ये मतलब जो आमिल की मतलब सहायता करने के लिए सिकदार साहब होते थे। उसके कानूनगो की बात करेंगे तो अपने क्षेत्र में भूमि से संबंधित सभी अभिलेखों को ध्यान रखता था। परगना में होने वाली विभिन्न फसलों का विवरण रखता है। इस पद को अभी वर्तमान में सीओ साहब कहते हैं, जिसका नाम है सर्किल ऑफिसर। ये सारे के सारे पद बीपीएससी के पद है, ठीक है। जितने भी पद अभी देख रहे हो सारे के सारे बीपीएससी के। सीओ का काम क्या होता है, अपने क्षेत्र के भूमि से संबंधित सभी अभिलेखों को रखता है। परगना में होने वाली विभिन्न फसलों का विवरण भी उसके पास होता है। सारा जमीन के कागज आप कटवाने जाते हैं, वो रसीद जो कट्टा जमीन का किसके पास जाता है, सीओ के पास जाते हैं। सीओ पूरा विवरण तैयार करके देता है। राजस्व किसके पास कटेगा, तो सिकदार के पास राजस्व अधिकारी होता है, जिसको रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं गल्व, ये प्रश्न जो बीपीएससी पूछ चुका है, बीपीएससी पूछा था 68 बीपीएससी मुकद्दम कौन होता है, तो ग्राम का प्रधान होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहीं कहीं पे ये शब्द आपको चौधरी के रूप में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। तो ये गांव का प्रशासन जाता है, जो कि सबसे नीचे का प्रशासन हुआ करता था। बहुत बेसिक फैक्ट बता रहा हूं आपको, जो कि बहुत सारे किताब में मिसिंग है। मैं इसको और भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन चौधरी करूंगा, पटवारी को बताइए। बोलते थे ना, हाँ, पटवारी को चौधरी बोलते थे ना। नहीं, पटवारी दूसरा काम करता था। ये ग्राम राजस्व अभिलेखों को रख रखाव से संबंधित है। ये भी अभी पद की बात करें यूपी पीसीएस में, ठीक है, यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे तो पटवारी का पद आपको मिलेगा। एक ग्राम स्तर पे मतलब बात करेंगे, राजस्व अभिलेखों का रख रखाव करने का काम जो था, पटवारी का काम था, ठीक है। मुकद्दम जो होता था, जस्ट लाइक बिलो, मुखिया होता था, गांव का प्रधान होता था। इसके पास दो तरह के पावर थे, ठीक है। एक तो इसके पास ऐसा पावर था जो कि गांव में प्रशासन का देखरेख करता था। अब मारपीट होने की स्थिति में छोटा मोटा फैसला भी ये सुना दिया करता था, ठीक है। मुख्यतः गांव गांव का जो प्रधान जो होता था, मुकद्दम कहते थे उसको, समझ गए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो क्लियर हुआ, जो कि मतलब यहाँ पे प्रशासन किस हिसाब से चलती थी। सरकार था, उससे पहले प्रांत था, प्रांत से पहले केंद्रीयकृत व्यवस्था आपने देखा, परगना देखा, मौजा देखा, ये सारी चीजों को समझ जाएंगे। अब हम लोग सीधे आते हैं, नगर किला तथा बंदरगाह का प्रशासन था, किस हिसाब से चलती थी। मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी से बंदरगाह का प्रशासन इनका ठीक नहीं था, और इन्होंने अपने नेवी के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। ये बहुत सारे इतिहासकार जो थे, इनका बहुत अधिक निंदा कहते हैं, करते हैं। यहाँ तक कि जब भारत में आप देखेंगे, पुर्तगाल जब आ जाएंगे तो पुर्तगाल को मतलब ये क्या देना शुरू करते हैं, तो पुर्तगाल इनसे भी मतलब वो लेना शुरू कर देते, क्या बोलते हैं उनको, काटेज पद्धति इनको भी देना पड़ता है, मुगलों को भी काटेज पद्धति देना पड़ता है। जैसे अपने मुगलों को बिहार में मतलब, सर अपने बिहार में पटवारी को कौन सा पद कहा जाता है? अपने बिहार में पटवारी राजस्व अभिलेखों को रख रखाव से संबंधित, अपने बिहार में पटवारी नहीं होता। अपने बिहार में तो वही आरओ सीओ यही सब काम देख लेता है। आरओ सीओ होता, पटवारी अपने बिहार में नहीं होता।
तो मुगल जो था, इनसे मुगलों से मतलब पुर्तगाली जो था काटेड भी वसूलते थे। एक तरह का धन राशि होता था जहां पे मतलब पुर्तगालियों के द्वारा मतलब ये मतलब उनको निश्चित किया जाता था कि आपके जहाज को कोई हाथ नहीं लगाएगा और आपके जहाज को सुरक्षित आपको समुद्र से पार करने दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब कभी भी अपने, ठीक है, नेवी को मतलब ठीक नहीं किया। जबकि इनको गुजरात विजय करने के बाद समुद्र भी इनके हिस्से में आ गया था, फिर भी अपने नेवी को मजबूत करने का मतलब इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, ये मुगलों की बहुत बड़ी कमी मानी जाती है कि अपने बेसिक सेनाओं से ये मतलब सामना नहीं कर पाए। जबकि पुर्तगाली की समुद्री शक्ति समुद्र का मगरमच्छ कह सकते हैं, काफी मजबूत थी। ब्रिटिश भी बहुत बढ़िया था, ठीक है, और ये भी क्या नाम है, फ्रेंच भी। लेकिन इन्होंने कभी भी अपने, ठीक है, नेवी को मतलब मजबूत करने का काम नहीं किया। हालांकि प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं रहा। ठीक है, अब चलते हैं नगर का किला तथा बंदरगाह का प्रशासन किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले आएंगे कोतवाल साहब। नगरों में जान माल की रक्षा करना, शहरों में प्रवेश करने और छोड़ने वाले लोगों का रजिस्टर बनाए रखना। ठीक है, तो शहर में जो आएगा उसको भी मेंटेन करवाते थे, तो शहर जो छोड़ के जाते थे उसका भी सारा डिटेल्स लेने का काम किनका होता था, कोतवाल साहब का होता था। पूरी तरीके से नगरों की जान माल की रक्षा करने की जिम्मेवारी कोतवाल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बड़ा पावरफुल पद होता था, जस्ट बिलोंग्स टू एसपी साहब। कौन सा, इसका तुलना आप एसपी से कर सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रशासन का ध्यान रखता था, जो भी पुलिसिंग ऑफिसर जो होता था कोतवाल को रिपोर्ट करता था। किलादार की बात करेंगे तो किला जो होता था, किलों का प्रभारी अधिकारी था, आमतौर पे एक उच्च पदस्थ मनसबदार होता था। ठीक है, ये सारे के सारे पद जो आएंगे यूपीएससी से आएंगे। सारे के सारे पद कौन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले पद है। अभी भी ये सारे पद आपको किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। बंदरगाह का प्रशासक सीधे सम्राट के द्वारा नियुक्त होता था। ये भी बहुत बड़े मतलब समझिए कि आईएएस टाइप का पद था। तो कोतवाल, किलादार और मुत्सदी की बात करेंगे तो नगर, किले और बंदरगाह का मतलब क्या होता था, प्रशासन होता था। आपसे प्रश्न क्या पूछे जाएगा, मुगल शासक, मुगल साम्राज्य के समय में कौन सा पद जो था मुत्सदी से संबंधित था। ऑप्शन देगा कि नगरों में जान माल की रक्षा करना, शहरों में प्रवेश करने और छोड़ने वाले लोगों का रजिस्टर बनाए रखना, पहला ऑप्शन। किलो का अधिकारी था, किलो का प्रभारी अधिकारी था और आमतौर पे एक उच्च मध्यस्थ मनसबदार होता था, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देगा से किलो में सॉरी मतलब नगरों में मतलब प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने की इसकी जिम्मेवारी थी। और चौथा ऑप्शन देगा बंदरगाह का प्रशासक था, जो कि सीधे मतलब सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था। किस ऑप्शन को चुनेंगे या फिर छोड़ के चले आएंगे, क्या बताएंगे, क्या सही लग रहा है इसमें से। मुत्सदी, कौन सा पद था मुत्सदी के पास, हेलो, बंदरगाह। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें, बंदरगाह वाला पद जो था मुत्सदी के पास था। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना। ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, अब बीपीएससी का कोई ठीक नहीं है। पूछ रहा है मॉडर्न मॉडर्न, एक दिन मतलब दिमाग खराब होगा। मेडिवल से ऐसा ऐसा प्रश्न पूछेगा ना, यू शुड गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, इसलिए मेडिवल को अच्छा करके आपको रखना है। ठीक है, अब आके जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह है वो तो पढ़ेंगे ही मन लगा के। अब मुगल सेना किस तरीके से इस काम करती थी, तो मुगल सेना की बात करेंगे, चतुरंगनी सेना थी। चतुरंगिनी सेना में क्या होता था, यहाँ पे घुड़सवार सेना था, पैदल सेना था, तोपें शामिल थी सेना में, हाथी भी शामिल था, ऊंट भी शामिल था। ठीक है, कोई नौसेना नहीं थी। मुगलों की सबसे बड़ी कमी, जिसमें मैंने पहले भी प्रकाश डाल दिया, देख रहे हैं ना, इनके पास कोई भी नौसेना नहीं था। लेकिन एक नाव का एक बेड़ा था, लेकिन कोई काम का नहीं था। मुगलों की सबसे बड़ी कमी इसी को मानी जाती है, से इनके पास कोई भी मतलब क्या था, नौसेना आपको देखने को नहीं मिलता। दिस वॉज द बिगेस्ट फॉल्ट। ठीक है, और कभी इस पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चलो शुरू में ध्यान नहीं दिया, समझ में आता है, लेकिन जब आप गुजरात विजय कर लेते हो और जब अकबर को जब यहीं पे मतलब क्या होता है, समुद्र का दर्शन होता है, तो गुजरात का क्षेत्र जब इनके अधीन आ जाता है, तो इनको कहीं न कहीं से अपने नौसेना पे भी ध्यान देना चाहिए था, ताकि, ठीक है, भारत में जो औपनिवेशिक शक्तियां जो आ रही थी, जो कि मतलब बहुत ही बेहतर मतलब बात करेंगे, उनके पास नौ सैनिक होती थी, तो इनको मतलब उनसे मतलब डरने में मदद मिलता, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब घुड़सवार सेना की बात करें किस हिसाब से चलता था, तो घुड़सवारों की, ठीक है, कुशल और सुजीत सेना को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसको बोलते थे दाग प्रणाली। दाग प्रणाली में क्या होता था, कभी आप गांव में, ठीक है, वो सांड को देखे, उनको देखेगा त्रिशूल का दाग उनके बॉडी पे लगा दिया जाता है। कितने लोगों ने देखा है, गांव से कोई नहीं है क्या, किसी किसी जानवर को चिन्हित कर दिया जाता है,
किसी किसी जानवर को चिन्हित इसलिए भी किया जाता है कि हिंदू धर्म में एक परंपरा है, बड़ा लाड़ प्यार से उस जानवर को पाला जाता है। जब वो अपने यौवन अवस्था में जब चला आता है तो उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, लेकिन उनसे पहले उनको चिन्हित करके छोड़ा जाता है, ऐसे मेरे द्वारा मतलब इनको किया गया था। उसी तरह से घुड़सवार सेना में क्या होता था, घोड़ों को चिन्हांकन करते थे ताकि पता चले से भाई साहब मुगल सेना का है। अब घोड़ा को कैसे पहचानोगे, घोड़ा का नाम तो नहीं होता है, तो उसको एक थप्पा लगा दिया जाता था, ये मुगल सेना का घोड़ा है, उसको चिन्ह होता था ताकि घोड़ा कहीं भी भागे उसको बॉडी पे चिन्ह देख के मतलब पता चल जाए ये मतलब मुगल सेना का घोड़ा है, ठीक है। दूसरे, उस समय कैमरा नहीं होती थी, सेल्फी कैमरा नहीं होता था, नहीं मतलब आपके पास क्या होता, मोबाइल फोन होता था। तो सैनिकों के हुलिया लिखे जाने की प्रथा थी, सैनिक का नाम लिखा जाता था, सैनिक का कद लिखा जाता था, इनका 5 फुट 4 इंच है, हालांकि फुट सिस्टम उस समय नहीं थी, दूसरा कुछ से मापा जाता था। सैनिक का चेहरा लिखा जाता था, इसका मुंह जो है से लंबा है, नाक जो है से खड़ी है, ठीक है, कान इस प्रकार का है, बाल छोटा रखा है, हालांकि बाल तो कटवाया भी जा सकता था, चेहरा पे यहाँ पे दाग है, इस तरह की पहचान रखी जाती थी ताकि सैनिकों की समय के साथ मतलब पहचान किया जाए। इस सारे के सारी जिम्मेवारी किसकी थी, तो मीर बख्शी की सारी जिम्मेवारी होती थी, किसकी होती थी, मीर बख्शी की सारी जिम्मेवारी होती थी। दाखिली की बात करेंगे तो सीधे राज्य द्वारा नियोजित सैनिक था। देखिए दो तरह के सैनिक होते थे, एक होता था दाखिली होती थी, क्या होती थी, दाखिली होती थी, सैनिक का वैकेंसी निकलता था, आर्मी के वैकेंसी में आप क्या करने जाते हैं, दौड़ने जाते हो ना, तो यहाँ पे दाखिली होती थी, ठीक है। और ये सीधे राज्य के द्वारा नियोजित सैनिक होते थे, इन्हें उच्च पदस्थ मनसबदारों को भेजा जाता था, ठीक है। आप बोलेंगे मनसबदार क्या होता था, तो मनसबदार की बात करेंगे, एक प्रकार का व्यवस्था था मनसबदार। अब शासक के पास भूमि बहुत ज्यादा था, लेकिन इनके पास सैनिक उतना परमानेंट नहीं रख सकते थे, तो मनसबदारी व्यवस्था अपनाया गया था। अब मनसबदार के पास बहुत अधिक सैनिकों का टुकड़ा होता था, लेकिन मनसबदार सैनिक का सैलरी कहाँ से देंगे, तो शासक ने बोला देखो मेरे पास भूमि है, तुम सैनिक का प्रशासन को ध्यान में रखो, और हमारा जो भूमि जो है उसका टैक्स वसूलने का अधिकार तुम्हारा होगा, टैक्स वसूलो, सैनिक को दो, तुम भी रखो, उसके बाद अगर बच जाता तो हमको दे दो, लेकिन उसके बदले में तुम हमको मदद क्या करोगे, जब हम युद्ध के समय जब हमें सेना की आवश्यकता होगी तो तुम अपने सेना से हमको क्या करोगे, मदद करोगे। ऐसा शब्दावली को क्या बोलते हैं, मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे मनसब दाखिले से जो सैनिक जो मिलते थे उनको सीधे मनसब को भेज दिया जाता था। अहदी की बात करेंगे, अहदी तो मतलब सिपाहियों की अलग श्रेणी थी जिसे 5 घोड़ों या उससे अधिक रहने की अनुमति दी गई थी। अहदी छोटा सैनिक होते थे, इन्हें सेना में नियुक्त किया जा सकता था, ये दूत के रूप में सेवा कर सकते थे। अहदी क्या थे, तो छोटा सैनिक, मतलब छोटा सैनिक थे। तोप खाना बहुत ही मतलब प्रमुख होता था, बाबर को भारत में, ठीक है, बाबर को भारत में इसलिए विजयी मिली क्योंकि उनके पास एक बेहतर उन्नत तोपखाना था, और तोपखाना होने के अलावा उनको चलाने वाले जो तोपची जो मिले वो भी मतलब इनके पास ही बहुत ही ज्यादा बेहतर थे, ठीक है। बाबर के भारत में तेजी से तोप विकसित हुआ, इसमें एक भारी तोपखाना होता था जो किलों पर घेराबंदी में रखी बंदूकों और भारी बंदूकों से सुसज्जित होता था। अभी आप देखोगे सर, मतलब बोलोगे सर तोपखाना कैसा होता था, अब अभी आप कभी जाएंगे यहाँ पे आमेर के किला जाएंगे राजस्थान घूमने, तो उसके जयगढ़ फोर्ट जो देखेंगे, ठीक है, जयगढ़ फोर्ट का मैं आपको एक तोप दिखाता हूँ जिसको मतलब बहुत ही मतलब सुंदर बताया जाता था, अब बेहतरीन तोप खाना था, ठीक है, अभी मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से किला का रक्षा करता था, ठीक है। देखिए ये किला का एकदम पिक साइड होता था, यहाँ पे दिखाया कि नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एकदम किले के ऊपर में मतलब तोप को रखा जाता है, जैसे कभी मूवी वगैरह में नहीं देखते मशीनगंज पे देखिएगा एकदम हाइट पे रख के मतलब चलाया जाता था, उसी तरीके से मतलब 1 मिनट। तोप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तोप को इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको,
दिखाता हूँ मैं आपको, जैगर फोर्ट पे लगा हुआ उसी तरह का तोप था। तो देखा तो मैं ऐतिहासिक जगह पे घूमते रहता हूँ, एकदम हाइट पे लगा हुआ है, ठीक है, इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन एकदम ऊंचा पे रहता था और पूरा मतलब शहर को मतलब वो कवर कर लेता था, ठीक है। तो ध्यान में, एक भारी तोपखाना होता था जो कि किलों की घेराबंदी करके रखी गई बंदूकों को, भारी बंदूकों से मतलब सुसज्जित होता था, ठीक है। किला जो देखते थे ना, तो किला जो होता था उसमें छोटा छोटा होल होता था, ठीक है। अब छोटा छोटा होल होता था, मैं गया भी हाल फिलहाल में आगरा का फोर्ट, यहाँ पे आगरा का फोर्ट घूमने, तो देखा सब में छोटा छोटा होल है, अब बोली क्यों बनाया हुआ है। तो बाद में पता चला इसमें बंदूक को नली को डाल के रखा जाता ताकि कोई किला पे हमला करे, ठीक है, तो बंदूक का नली उससे मतलब चल सके और लोगों पे मतलब कोई फर्क भी ना पड़े, क्योंकि सामने तो क्या रहेगा, दीवार रहेगा, ठीक है। जी दो सर, हल्के हाँ तोप सर, खाने, देखे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। दो हल्के तोप खाने, दो हल्के तोप खाने तोपे इसमें नरनाल कंधे पे रखी, कंधे पे रखी, जैसे रॉकेट लॉन्चर टाइप का हल्का वाला होता है, देखा ना, कंधा पे रखे भी एक छोटा सा चलाते जो कि काफी निकलता है बारूद उससे, रॉकेट लॉन्चर टाइप का। गजनाल जो होता था, नरनाल कंधे पे रखती थी, गजनाल जो होता था उसको कहाँ रखते थे, तो हाथी पे रखते थे। अच्छा, एक और भी था, सुतर नाल जो होता था ऊंट पे रखते थे, बड़ा खतरनाक होता था। एक तो बड़ा तोपखाना होता था जिसको मतलब किला की रक्षा करने के लिए लगाया जाता था, ठीक है। दूसरा तोपखाना क्या होता था, तो एक मतलब कंधा पे रखने वाला है, रॉकेट लॉन्चर टाइप का, समझ रहा है ना। एक तोपखाना जो होता है उसको गजनाल बोलते थे, जो कि हाथी पे रखते थे। और एक और भी तोप होता है जिसको सुतर नाल बोलते थे, जो कि मतलब क्या करते थे, ऊंट पे रखते थे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से मतलब इनकी तोपखाना व्यवस्था काम करती थी। अब अकबर का मनसबदारी व्यवस्था क्या होता था, इसको मैंने एक्सप्लेन करने का जो किया था अभी, 10 के गुणक में थे मुख्य रूप से, ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा। तो देखेंगे यह मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थी। मनसब शब्द अरबी मूल का है जिसका अर्थ होता है पद। मनसब का मतलब क्या होता था, पद होता था या फिर ओहदा होता था। यह प्रणाली सरकारी अधिकारियों सैन्य जनरलों का रैंक की स्थिति निर्धारित करती थी। प्रत्येक नागरिक को सैन्य अधिकारियों को एक मनसब दिया जाता था जो उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करता था। मनसब जो थे किस गुणक में थे, 10 के गुणक में थे। सबसे पहले बात, सर्वोच्च मनसब जो होता था अकबर के अधीन, सर्वोच्च पद जो था वो 10,000 का पद था, ठीक है। 10,000 के पद क्या होता था, इसका 10,000 सैनिक होते थे, जिसे बढ़कर 12,000 कर दिया गया। 7,000 से ऊपर का पद केवल शाहजादे को दिया जाता था, मतलब मुगल सैनिक जो होते, मुगल शाहजादा जो होता था, राजकुमार जो होता था, उनको 7,000 से ऊपर का मतलब मनसब दिया जाता था, ठीक है। अब मनसब का वर्गीकरण किस हिसाब से किया जाता था, ठीक है, तो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अमीर ए आजम कहते थे उदमा, जो कि मतलब क्या होता था, श्रेणी की बात करें 2500 से ज्यादा होता था। आमिर श्रेणी जो होता था 500 से 2500 के बीच में होता था। अब मनसबदार जो होता था 500 से कम का भी होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मनसबदारी व्यवस्था किस हिसाब से काम करती थी देखिएगा जरा, तो इस प्रणाली को दोहरे प्रतिनिधित्व द्वारा नामित किया गया था। पहले व्यक्तिगत श्रेणी के ओहदा, व्यक्तिगत श्रेणी को ओहदा जात कहा जाता था। दूसरी पैदल सैनिकों की संख्या के आधार पर निर्धारित श्रेणी जिसे सवार कहा जाता था। तो दो तरह का इसमें पद होता था। इस प्रणाली को दोहरे प्रतिनिधित्व द्वारा नामित किया जाता था। पहली व्यक्तिगत श्रेणी को ओहदा कहा जाता था। दूसरी पैदल सैनिकों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती थी, जिसे मतलब सवार कहते थे। तो जात और सवार पद जो था, जो कि मनसबदारी से संबंधित था। सवार श्रेणी के उन सशस्त्र घुड़सवार सैनिकों की संख्या निर्धारित होती थी जो कि मनसबदारों को शाही सेना के लिए बनाए रखना होता था। अब शाही सेना के लिए मतलब बनाए रखना पड़ता था सैनिकों की संख्या। वह शब्द जो आपको निकलता है किससे निकलता है, तो सवार से, ठीक है। सवार में मतलब क्या होता था, घुड़सवार होते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रथम श्रेणी के मनसबदार, सवार की संख्या बराबर जात की संख्या, ठीक है। और जात क्या होता था, जात, जात क्या होता था, तो जात की बात करेंगे ना, तो व्यक्तिगत श्रेणी का ओहदा जो होता था उसको जात कहा जाता था। द्वितीय श्रेणी का मनसबदार होता है, सवार की संख्या बराबर जात की संख्या की आधी होती थी। तो प्रथम श्रेणी के जो मनसबदार होता था उनको सवार की संख्या और जात की संख्या बराबर रखना पड़ता था। द्वितीय श्रेणी के जो मनसबदार होते हैं उनको सवार की संख्या जितनी होती थी उनकी आधी जात की संख्या होती थी। तृतीय श्रेणी के मनसबदार की संख्या की बात करेंगे तो सवार की संख्या से ज्यादा, सवार की संख्या से अधिक जात की संख्या की आधी होती थी। तो ये व्यवस्था जो था मनसबदारी व्यवस्था था। अब इनको वेतन और मतलब भुगतान प्रणाली किस हिसाब से मिलता था उनके बारे में देखेंगे। तब मनसबदारों को नगद मुद्रा में भुगतान किया जाता था या उन्हें जागीर भूमि सौंपी जाती थी। या तो उनको सैलरी दे दिया जाता था सेना रखने के बजाय, ताकि वो सेना को भी सैलरी देख सके, और जब उनको आवश्यकता हो तो आवश्यकता के अनुसार मतलब क्या कर सके, शासक को मतलब सैन्य व्यवस्था भेजे।
या फिर उनको जागीर सौंप दी जाती थी। जागीर में क्या होता है, जागीर जस्ट लाइक बिलोंग्स टू किंग, ठीक है, मतलब राजा का भूमि होता था, जिसपे कर वसूलने का अधिकार जो था मनसबदारों को सौंप दिया जाता था। जो कर वो वसूलते थे, उस पैसे से सेना को सैलरी देते थे, अपना भी खर्च चलते चलाते थे। अगर सरप्लस हो जाता था तो उसको शासकों के पास भेज दिया करते थे, लेकिन रेयर ही होता था वो पैसा शासकों के पास जाता था, नहीं ही जाता था, ठीक है, ध्यान रखा। और जागीरों से भू राजस्व और अन्य सभी करों की एकत्र करने की अनुमति दी जाती थी। जागीरी व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था का अभिन्न अंग था। जागीरदारी व्यवस्था की बात करेंगे, मनसबदारी व्यवस्था का ही अभिन्न अंग था, क्योंकि जो भी व्यवस्था मनसबदारी चलती थी उस व्यवस्था को फाइनेंस करने के लिए, मान लीजिए अकबर है, ठीक है, तो राजा बहुत बड़ा सैनिक नहीं रख सकता था। इसके अगर मान लीजिए राजा को अगर 2 लाख सैनिकों की आवश्यकता अगर पड़ रही है, तो 2 लाख सैनिक हमेशा नहीं रख सकता था टर्न ओवर में, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि युद्ध तो हमेशा होता नहीं है। तो राजा ने बोला भाई साहब ऐसा करते हैं, सैनिक को चलाने के लिए व्यवस्था लेके आते हैं, मनसबदार व्यवस्था लेके आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे मनसबदारों को चुना गया, ठीक है, और इसने बोला मनसबदारों को चुनने की बात करेंगे तो इसने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो इसने बहुत सारे मनसबदारों को चुना, और इसने मतलब 2 लाख सैनिकों की रखने के बाद बोला ठीक है 50,000 सैनिकों को हम परमानेंट रख लेते हैं। समझिएगा जा ध्यान से, जिनको अभी नहीं समझ में आएगा। और 1.5 लाख सैनिकों को मतलब क्या किया, मनसबदारों को बांट दिया। 1.5 लाख सैनिकों के मनसबदारों को बांटने के लिए इसने 15 मनसबदारों को चुना, बोला ठीक है 10,000 सैनिक सारे मनसबदार रखेंगे। तो मनसबदार बोला ठीक है हम तो सैनिक तो रखेंगे, लेकिन इसका सैनिक को खर्चा हम कहां से देंगे। तो राजा बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको खर्चा देंगे। और लेकिन राजा ने बोला भाई साहब खर्चा अगर हम देंगे तो इससे तो मेरे ऊपर और भी ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम राजा है, पूरा देश का भूमि हमारा, ऐसा करो तुम बिहार का जितना भूमि है ना वहां तुम ले लो, ठीक है। एक मनसबदार को पूरा बिहार दे दिया, एक मनसबदार को पूरा उत्तर प्रदेश का भूमि दे दिया, एक मनसबदार को पूरा बंगाल दे दिया। तो भूमि के ऊपर जो टैक्स जो वसूलने का जो अधिकार जो होता था मनसबदार को होता था। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, क्या मनसबदार को जो प्रांत की जो भूमि दी जाती थी वो प्रांत का प्रशासन को चलाने के लिए मनसबदार जिम्मेवार था कि नहीं, तो नहीं था, ठीक है। मनसबदार का तो सेना का देखभाल करना था, प्रशासन चलाने के लिए मनसबदार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, ठीक है। तो ये मनसबदार जो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे बिहार से जितने भी टैक्स वसूलेंगे उनसे जो इनको 15,000, इनके पास जो 10,000 सैनिक की बात करेंगे, एक एक मनसबदार के पास 10,000 सैनिक का सैलरी चुकाएंगे। अपना भी तो खर्च होगा ना, क्योंकि मुख्यतः इसी काम में वो लगे हुए, तो अपना खर्च को देखेंगे। अगर फिर भी अगर पैसा अगर बच जाता तो जो शासक जो होगा उनके पास पैसा भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं ही होता था। और जब भी मतलब अकबर जाएगा लड़ाई करने के लिए, आप इसको सेना चाहिए, क्योंकि इसके पास मतलब परमानेंट सेना बहुत कम है, ठीक है। जो परमानेंट सेना को खालसा सेना के नाम से भी आगे चल के जानेंगे, ये परमानेंट सेना होता था जो कि राज्य के अधीन मतलब सेना आता था, ठीक है, जो कि डायरेक्ट मतलब समझिएगा रिक्रूट किया जाता था स्टेट के द्वारा। अब बाकी सेना मनसबदार के अधीन है। अकबर सारे मनसबदार को फोन करेगा अपना सेना लेके पहुंचो, अपना सेना लेके पहुंचो। सारा मनसबदार 1.5 लाख सेना लेके अकबर के पास पहुंचेगा। अकबर के पास पहले से 5,000 से 50,000 सेना और टोटल सेना की संख्या मिलकर 2 लाख सेना हो गया। जब टोटल सेना जब मिल जाएगा उसके बाद मतलब युद्ध करने के लिए मतलब क्या हो जाएंगे, ये मतलब तैयार हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से सिंपल टर्म में मैंने, इसमें बहुत अधिक लोचा भी है, अलग अलग चीजों से समझना है, लेकिन सिंपल टर्म में आप इसी तरीके से इसको समझ सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया, समझ में आई व्यवस्था, ये नहीं आई क्या अभी भी? हेलो, आ गया सर, समझ में आ गया। तो बोलना भी होता है, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं तो उसको रिप्लाई भी करना होता है, ठीक है। घर का काम कर चलिए, रहे हैं। हाँ, तो काम करने के लिए मतलब ऐसा नहीं है मतलब उसमें बोल नहीं सकते हैं, काम हाथ से होता है, ठीक है। अब आते हैं जागीरों की प्रकार के ऊपर जरा बात करेंगे, ठीक है। अभी जागीर किसको देते थे? जागीर जो थे 2 तरह के जागीर होते थे। नहीं, कभी कभी गांव देहात में, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई लोग गुस्सा हो जाएगा तो बोलता है जागीर है क्या तुम्हारा, बोलता है ना गुस्सा में। तो डेट मीन्स उसे सीधे सीधे मतलब कहने का मतलब है ये तुम्हारे पिताजी के द्वारा मतलब बनाया गया है क्या। तो जागीर जो शब्द जो होता था ये गैर वंशा गुणत भी होता था और एक होता था, ठीक है, वंशा गुणत भी होता था। तो सबसे पहले तनख्वाह की बात करें तो गैर वंशा गुणत था लेकिन हस्तांतरणीय था, ठीक है। बात करेंगे मसरूफ की बात करें, ये भी मतलब गैर वंशा गुणत था, ठीक है। लेकिन वतन जो था वो वंशा गुणत था और
अल्तमघा भी था, ये भी मतलब वंशागुणत था। तो दो तरह के जागीर थे, एक वंशागुणत भी होते थे, एक मतलब गैर वंशागुणत भी होते थे। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी को जागीर अगर मिला तो जरूरी नहीं है सो उसको भी मिल जाएगा, क्योंकि मतलब क्या है, गैर वंशागुणत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब ये हस्तांतरीय ट्रांसफरेबल नहीं है। मतलब पिताजी को मिल गया तो उसके रिगार्डिंग फिर उसको पुत्र को मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। तनख्वाह और मसरूद की होंगे। बात करेंगे। सर एक ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? बोलिए। सर हुंडी क्या होता है सर? हुंडी हुंडी क्या होता था? कहाँ से, मतलब इसे मुगल से रिलेटेड है? नहीं, इतिहास का ही सर एक क्वेश्चन है। हुंडी क्या होता था? हुंडी अभी भी जो बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, जो व्यापार हुंडी। के लेन देन पे, मतलब ये व्यापार पे लेन देन के लिए आई थिंक मतलब मुद्रा का विनिमय का काम करता था। ठीक है, मुद्रा विनिमय प्रणाली जो थी ना, व्यापार के लेन देन पे आधार का एक विनिमय का माध्यम था, उसको हुंडी मतलब बोलते थे। ठीक है। हाँ सर, उस समय जिस समय ये हाँ आता था ना, क्या बोलते हैं, वास्को डी गामा या जो यूरोपीय हाँ हाँ व्यापारी हाँ, थे, बिल्कुल व्यापार ठीक है। करने के लिए व्यापार आए में थे। लेन देन का आधार था, इसको हुंडी तो उस कहते थे। समय ठीक है। एक हम्म। कागज में कुछ कोड वर्ड में लिखा हुआ था, जो उस समय जो आदान प्रदान करता था मुद्रा, हाँ हाँ तो हाँ, उसमें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसी को विनिमय हुंडी का कहते थे। माध्यम था, सिंपल शब्दों में कहेंगे तो हुंडी इज टाइप्स ऑफ, ठीक है, विनिमय का माध्यम था। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग बात कर ली। यहाँ पे मैंने तनख्वाह बताया, मशरूत बताया, ये दोनों दोनों जागीर के प्रकार थे। तनख्वाह और मशरूत की बात करेंगे तो वंशागुणत थे, नहीं थे, गैर वंशागुणत थे, ध्यान में रखिएगा। वतन की बात करेंगे, अल्तमघा की बात करेंगे तो क्या थे, ये गैर वंशागुणत थे। ठीक है। और ये वतन जो होता था, ये राजपूतों को जागीरें दी जाती थी। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तनख्वाह जो होता था, वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। ठीक है, वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। उसके बाद कुछ शर्तों के साथ दिया गया, मशरूत भी दिया। वतन की बात करेंगे ना, जमींदार या रजाओं को उनके स्थानीय प्रभुत्व में दिया जाता था। मुस्लिम अमीरों को उनके जन्म स्थान, ठीक है, गृह नगर में दिया जाता था, जिसको अलमगा कहते थे। ये मुख्यतः मतलब क्या था, जागीर के टाइप्स था। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि शासक अब बनेगा जहांगीर। तो जहांगीर ने एक नया व्यवस्था शुरू किया, जिसको दू अस्पा और सिंह अस्पा कहते हैं, जो कि एग्जाम में प्राय पूछे जाता है। कौन सा व्यवस्था? दू अस्पा और सिंह अस्पा कहते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन जहांगीर के द्वारा मतलब शुरू किया गया। चयनित मनसबदारों को जात के पद को बदले सैनिकों के बड़े कोटे का प्रबंधन करने की स्वीकृति दी गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये शाहजहां के द्वारा शुरू की गई। मनसबदारों के वेतन को मासिक पैमाने पर रखा जाता था, यानी 8 माह 6 माह, उससे भी कम। ठीक है, तो मासिक पैमाने पर सैलरी देने का काम जो था शाहजहां के। ठीक है, तो मासिक अनुपात या मासिक पैमाना पर व्यवस्था जो थी, किसके समय में शुरू हुआ था? शाहजहां के समय में। दू अस्पा सिंह अस्पा मनसबदारी का एक टाइप था जहांगीर के शासनकाल में। अब यहाँ पे देखिएगा, मुगलों के अधीन मतलब सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था। तो मुगल की भू राजस्व प्रणाली माल या फिर माल वाजिब के नाम से जाना जाता था, ध्यान में रखेंगे। अब भू राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया की बात करेंगे तो मूल्यांकन, जिन्हें तस्खीस तस्खीस जमा कहा जाता था, वास्तविक वसूली को हासिल कहा जाता था, और खरीफ और रबी फसलों की अलग अलग किया जाता था। ठीक है, तो खरीफ फसल की बात करेंगे और रबी फसलों के लिए अलग अलग मतलब क्या किया जाता था, वसूली किया जाता था। दोनों के लिए अलग, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही फसल पे सारे प्रकार की लिया जाता था, अलग अलग मतलब उसपे कर का निर्धारण किया गया। आगे चल के जो शासक जो बनेंगे, क्या नाम है इसका, शेर शाह सूरी बनेंगे, तो वो मतलब एक फसलों की एक दर ही मतलब फिक्स कर देंगे, इस फसल पे इतना टैक्स देंगे। उसको रई बोलते थे, क्या बोलते थे उसको? रई बोलते थे। ठीक है, जो कि सारे फसलों पे कितना टैक्स लगेगा उसका दर उस पर निर्धारित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, मूल्यांकन के बाद परिणामों का पट्टा, कुआल और ठीक है, कुआलकार नामक दस्तावेजों में दर्ज किया जाता था। ठीक है, तो उनको दर्ज भी कर लिया जाता था। भू राजस्व मूल्यांकन की प्रणाली की बात करेंगे तो गल्ला बख्शी, भावोई, बटाई, ठीक है, खलिहान में अनाज को अलग करने पे तत्काल बाद ही मतलब बंटवारा कर दिया जाता था। इस सारे व्यवस्था जो था भू राजस्व संबंधित, गल्ला बख्शी याद रखिएगा, बटाई कहते थे। बटाई वाला व्यवस्था क्या होता था, खलिहान से अनाज करने के बाद तत्काल बाद ही मतलब बंटवारा कर दिया जाता था। शासक का हिस्सा क्या होगा, जिसने फसल उगाया उसका हिस्सा क्या होगा, इसको बटाई कहते हैं। ये व्यवस्था अभी भी हमारे गांव में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, तो आपने अपना भूमि पे किसी दूसरे व्यक्ति को फसल करने के लिए दे दिया, फसल हुआ, सारा पैसा उसका लगा था, लेकिन भूमि उसका तो नहीं, उसका मेहनत लगा है। तो फसल का बटाई जो होगा उसमें आपका भी हिस्सा दिया जाएगा, आपका भूमि था, उसका मेहनत और पैसा था। ठीक है, उसको बटाई कहते हैं। ठीक है।
खेत बटाई क्या होता था, फसल की कटाई से पहले हिस्से का निर्धारण किया जाता था। बड़ा मतलब जैसे मान लीजिए देख लेंगे ये एक फसल है, ठीक है, ये खेत है, ठीक है। अब यहाँ पे मुगल शासक मुगल जो अधिकारी जो भ्रमण करेंगे, और अभी फसल खेत में लगा हुआ है, उसी समय खेत में ही बांट लिया जाता था, ठीक है। तो चलो इसका जो फसल जो होगा उसका 40% मेरा होगा, 60% तुम्हारा होगा, ठीक है। अब जितना भी फसल हो उसमें से 40% इनका फिक्स रहेगा, 60% उनका जाएगा, ठीक है। एक होता लंग बटाई होता था, तो खेत बटाई जो होता था फसल की कटाई से पहले हिस्से का निर्धारण होता था, खेत में लगा हुआ फसल उसी समय। लंग बटाई होता था, इसमें कर फसल को काटा जाता था, इनका गट्टर बनाया जाता, गट्टी समझते हैं ना, बांध दिया जाता था, ठीक है, खेत में रख लिए जाते थे। उसके बाद इन गट्टरों का मतलब बंटवारा होता था, ठीक है। तो गट्टर का बंटवारा होता था, जैसे धान वगैरह को देखिएगा तो उनको पीटने से पहले देखिएगा उसको बांधा जाता है, ठीक है। अरे पालक का साग कभी खरीदने गया था, पालक का साग अलग अलग नहीं है, तो गठरी में बांधा जाता है, उसी तरह फसल को गठरी में बांधते थे, ठीक है। उसको लंग बटाई कहते थे। खेत बटाई में फसल की कटाई से पहले निर्धारण। एक होता था निगरनवा ए मुंशी, ये क्या होता था, तो सर्वोत्तम प्रणाली, क्योंकि इसके अंतर्गत किसान और राज्यों के कृषि का मौसम समान रूप से झेलना पड़ता था। अब इसमें क्या होता है, बहुत अच्छा प्रणाली था। अब इसमें मतलब फसल खराब हो गया, तो फसल खराब हुआ तो केवल किसान ही क्यों भुगते, ठीक है। शासक राज्यों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो दोनों को मतलब समान रूप से मतलब इनको झुकना पड़ता था। मतलब नुकसान किसान का भी होगा, राज्य का भी नुकसान होगा। एक होता था कनकूट होता था, इसको दानाबंदी कहते थे। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अनाज उत्पादन के आकलन के बाद राजस्व का मतलब मांग निर्धारण किया जाता था। ये भी अच्छी थी, मतलब बात करेंगे जितना मतलब फसल हुआ उसी आधार पे लगेगा। ऐसा नहीं कि खेत का मतलब एरिया के हिसाब से लगा दिए, सर इतना बड़ा एरिया है इसमें चलो तुमको 5,000 रुपया तुमको कर देना पड़ेगा, लेकिन पता चला सर फसल उसको उस ढंग का हुआ ही नहीं, लेकिन टैक्स तो पहले से निर्धारित था, 5,000 रुपया तो देना ही है। भले 4,000 का ही फसल हुआ लेकिन आप उसको 5,000 रुपया देना है। एक कनकूट या दानाबंदी में क्या होता था, इसमें फसल उग जाता था, फसल का वेट कर लिया जाता था, और जितना फसल होता उसके आधार पे मतलब क्या होता टैक्स का निर्धारण किया जाता था। जब्ती की बात करेंगे तो जब्ती प्रत्येक दस्तूर अमल में हर फसल का कर निर्धारण नगद निर्णय के रूप में होता था। यह शेर शाह की राय की प्रणाली पर आधारित था, जब्ती प्रणाली। इसे केवल दिल्ली, आगरा, अवध और लाहौर और मुल्तान में अपनाया गया था जब्ती प्रणाली को, ठीक है। अब यह देखें कि व्यवस्था आई थी, इसको इजरा व्यवस्था कहते थे। बीपीएससी यहां से प्रश्न पूछा है, राजस्व कृषि या इजरा व्यवस्था क्या था। जब किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, जब किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते थे या किसी आपदा के कारण खेती नहीं हो पाती थी, तब किसी तीसरे पक्ष जिन्हें राजस्व किसान कहा जाता था, तो भूमि ठेके या इजरे लेकर खेती की जाती थी, ठीक है। मुगल ने इस व्यवस्था को, हाँ बिल्कुल ठीक है, इजारे लेकर मतलब खेती किया। मुगल ने इस व्यवस्था को अस्वीकार किया, किंतु जागीर भूमियों में ये मतलब क्या थी, प्रचलन थी। तो इजरा व्यवस्था की बात करेंगे तो ये भी मतलब राजस्व संबंधित व्यवस्था है, ठीक है। रैयत क्या होते थे, किसान क्या होते थे, मुजरियान या फिर आसमी के नाम से जानते थे किसान के। दो तरह के किसान होते थे, एक होते थे खुद कास्ट होते थे। खुद कास्ट क्या होते थे, तो उसी गांव में रहते जिनकी इनकी जमीनें होती थी। तो खुद कास्ट किसान कैसा होता था, तो ये किसान उसी गांव में रहते थे जहां पे इनकी जमीनें होती थी। दूसरा की बात करेंगे पाही कास्ट क्या होते थे, वे खतिये जो दूसरे गांव से ठेके पे खेती करने आते थे, ठीक है, ठेके पे खेती करते थे। व्यापार व्यवस्था की बात करेंगे, सेठ अभी भी जानते हैं, या फिर बोहरा बात करेंगे तो थोक व्यापार होता था, ठीक है। थोक व्यापारी जो होते उसको सेठ या बोहरा करते थे। वणिकों की बात करेंगे तो ये खुदरा व्यापार करते थे। बंजारा व्यापारी की बात करेंगे, वस्तुओं के परिवहन में विशेषीकृत थे, घूम घूम कर सामान को बेचने का काम कर रहे उसको बंजारा कहते थे। शराब की बात करेंगे, विशेष रूप से धन को बदलते थे, रखते थे, कर्ज देते थे। मुख्यतः समझिए कि ये अभी के समय में वो हो गया, क्या बोलते थे, जौहरी बोलते थे, नहीं बोले शराब शब्द अभी उसे समझ लीजिए, ज्वेलरी वगैरह का काम करते थे, ठीक है। धन को बदलते थे, मतलब किसी आपके पास कोई ज्वेलरी है तो इनको दे दिए, उनके बदले में आपको कर्ज दे देगा, ठीक है। हुंडी की बात करें कि बाजार का पत्र जिसका भुगतान बाद में किया जाता है। देखिए आपका प्रश्न आ गया, ठीक है। एक बाजार व्यापार का पत्र था जिसका भुगतान बाद में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे धार्मिक विचार और विश्वास की बात करेंगे तो अकबर ने एक नए धर्म का विस्तार किया जिसका बोलते हैं तौहीद इलाही, या फिर बात करेंगे दीन ए दिलाही कहते थे इनको, ठीक है। 1582 में अकबर के द्वारा, ठीक है, समन्वयकारी धर्म का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। तो दीन ए दिलाही धर्म या फिर तौहीद इलाही कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1582 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी प्रेरणा अकबर को कहां से मिली थी, तो इसकी प्रेरणा अकबर को सूफीवाद से मिली थी। कहां से मिली थी, सूफीवाद से मिली थी। अकबर ऐसा एक धर्म चाहता था जो धर्म इस्लाम के द्वारा, जो धर्म सनातनों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा मतलब स्वीकार्य हो, ठीक है। तो मुख्य तत्व की बात की, इसको हिंदुत्व से, इस्लाम से और पारसी धर्म से लिया गया था।
ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के भी कुछ तत्व पाए जाते थे। तो इस सारे धर्मों का समन्वय था तौहीद इलाही। लेकिन ये धर्म जो था काफी दिनों तक नहीं चला, मतलब लंबा नहीं चला, क्योंकि अकबर जो था एक शासक था, न कि मतलब कोई मतलब वो पैगंबर था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुलह इकुल के अकबर ने इस धर्म के बारे में चर्चा, ठीक है, आईने अकबरी में भी किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया? तो अकबर ने अपनाया। तो इबादत खाना में विभिन्न धर्मों का अनुयायी की मतलब चर्चा होती। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई थी। कहां पे की गई थी इबादत खाने की स्थापना? इबादत खाने की स्थापना कहां पे की गई थी? आगरा में क्या? फतेहपुर सीकरी में। कहां पे की गई थी? आगरा से 15-20 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। तो शुरू में इस इबादत खाने की स्थापना की बात करेंगे तो केवल मतलब इसमें इस्लाम धर्म के लोगों को ही मतलब अनुमति थी। लेकिन 1578 की बात करेंगे, 1578, 1578 की बात करेंगे तो ये सभी धर्मों के लिए मतलब इसको मतलब क्या किया गया? खोल दिया गया। ठीक है, तो अकबर को सुलह ए कुल का विश्व शांति का विचार इन्हीं चर्चाओं में हिस्सा लेकर प्राप्त हुआ। यह शासन का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था, जहां पे अकबर जो था इन चर्चाओं में भाग लिया करता था। अब विभिन्न धर्मों का विचार सुनते थे। हिंदू धर्म का मतलब क्या विचार है, इस्लाम उस पर क्या कहता है, उस पर बात करेंगे तो पारसियों का क्या विचार है, ठीक है, ईसाइयों का क्या विचार है, ठीक है, जैन के जैसे कि हरिविजय सूरी जो थे उनका बड़ा अकबर सम्मान किया करता था। ठीक है, ईसाई क्या उसमें अपना मत रखते थे, सभी धर्मों के बारे में विशेष चर्चा हुआ करता था। शायद शुक्रवार का दिन को शायद इसके लिए निर्धारित किया गया था, जहां तक मुझे याद है। शुक्र है या फिर बृहस्पति है, शुक्रवार नहीं, शायद बृहस्पतिवार है सर। ठीक है, मतलब एक दिन मतलब रखा गया था सप्ताह में, जो कि सभी धर्म के लोग आते थे। अकबर उस पर बड़ा सभी धर्म को मतलब चर्चा किया करता था। जहांगीर और शाहजहां ने भी सिद्धांत का पालन किया। जहांगीर और शाहजहां ने भी इसी सिद्धांत को पालन किया था। इस सिद्धांत को तोड़ने का काम, सुलह ए कुल के सिद्धांत को तोड़ने का काम कौन करेगा? तो औरंगजेब चुनेगा, क्योंकि औरंगजेब जो था कट्टर था। क्या था औरंगजेब? क्या था? कट्टर था, कट्टर मुस्लिम। बिल्कुल। कट्टर हाँ, मुस्लिम। इसलिए सुलह कुल की नीति को वो नहीं फॉलो करेगा। लेकिन अकबर के बाद के दो शासक, जैसे जहांगीर की बात करेंगे, शाहजहां की बात करेंगे, इसने भी सुलह कुल की नीति का पालन किया था। मुगल शासन के दौरान यात्री की बात करेंगे तो भाई साहब सबसे पहले मोन्सेराट साहब आते, अकबर के शासनकाल में आते हैं। एंथनी मोन्सेराट अकबर के शासनकाल में आते थे। ये पुर्तगाली पादरी थे। ये मतलब आपका जो धर्म सम्मेलन जो होता था फतेहपुर सीकरी में, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते थे। रॉल्फ फिंच की बात करेंगे, ब्रिटिश थे। ठीक है, 1585 से लेकर 91 के मध्य। ठीक है, एक व्यापारी, पहला अंग्रेज जिसने भारत और मध्य पूर्व एशिया से होकर यात्रा की। इसने ग्रामीण जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लेकिन इसको प्रथम ब्रिटिश इसलिए नहीं मानते क्योंकि रॉल्फ फिंच तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन किसी सम्राट का नेतृत्व नहीं किया था। ये अपने पर्सनल कैपेसिटी पे मतलब भारत भ्रमण के लिए आया था। ठीक है, रॉल्फ फिंच। लेकिन 1600 ईस्वी में हॉकिंस जो था जेम्स प्रथम का दूत बनकर मतलब भारत आया था। ठीक है, इसलिए उसको प्रथम ब्रिटिश के रूप में कहते हैं। लेकिन उससे बहुत पहले 15 साल पहले रॉल्फ फिंच आया था। अब बिहार भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति की, विदेशी व्यक्ति की बात, सॉरी विदेशी नहीं, प्रथम मतलब ब्रिटिश व्यक्ति की बात करेंगे, रॉल्फ फिंच ही था। ठीक है, बात के हॉकिंस साहब कब आते हैं? तो हॉकिंस साहब की बात करेंगे 1608 में जहांगीर में आते हैं, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1608 में। फिर थॉमस रो की बात आते हैं। हॉकिंस साहब जब आते हैं तो जेम्स प्रथम का राजदूत आते हैं बनकर। तो ये मतलब किस भाषा? फारसी भाषा में मतलब बात करेंगे। किससे बात करेंगे? जहांगीर से फारसी भाषा में बात करके आएंगे। ठीक है, तो जहांगीर काफी खुश हो जाता है। इसको कौन सी उपाधि देता है? इंग्लिश खान की उपाधि देता है। और इसको मनसबदारी भी मतलब क्या करता है? प्रदान करता है। लेकिन बात 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस समय फेसबुक व्हाट्सएप तो हुआ नहीं करता था, इसलिए जेम्स प्रथम को यह भी नहीं पता था मतलब भारत का सम्राट कौन है अभी वर्तमान में। तो मिलने तो आता है मतलब जहांगीर से, लेकिन इसके बाद जो पत्र जो रहता है वो किसके नाम का पत्र रहता है? अकबर के नाम का पत्र रहता है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को नहीं पता था से अकबर की मृत्यु हो गई। तो बहुत 3 साल पहले का जिसकी शासक की मृत्यु हो गई, तो उसके नाम का पत्र जो था ये बेचारा मतलब क्या होता है? लेकर आता है। ठीक है, जहांगीर की बात करेंगे तो सर थॉमस रो के शासन का, सर थॉमस रो जहांगीर के शासन काल में आते थे। अंग्रेज राजनयिक थे जो मुगलों के साथ व्यापार और समझौता करने के लिए भारत आए थे। पेलसाट की नाम याद रखिएगा, ये भी फ्रांसिस्को पेलसाट जो था डच था, डच व्यापारी। इसने किताब लिखी, इसका नाम है जहांगीरस इंडिया। ठीक है, जहांगीरस इंडिया के लेखक भी है, क्या नाम? पेलसाट। इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा, कभी भी पूछ देगा। ठीक है, उसको वैले आते हैं। ठीक है, पिट्रो डेला वैले, ये जहांगीर और शासनकाल के जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में रहते हैं। या इतावली थे, संगीत गए थे। अहमदाबाद के बारे में विस्तृत विवरण मतलब इसने प्रदान किया। पीटर मुंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश व्यापारी थे, शाहजहां के शासनकाल में भारत आते हैं। ठीक है, ट्रेवनियर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रेवनियर की बात करेंगे, जहांगीर और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आएंगे।
ये मतलब आभूषण के व्यापारी थे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ट्रेवनियर जो थे किस चीज की व्यापारी थे, तो आभूषण के व्यापारी थे। रत्न व्यापारी थे, फ्रांसीसी थे, ठीक है, ध्यान, फ्रेंच थे। 6 बार भारत का मतलब इन्होंने मतलब दौरा किया था। सबसे पहले शाहजहां, फिर औरंगजेब के भी सेवा में चले जाते हैं, ठीक है। फ्रांसिस्को के बैनियर की बात की, इससे भी प्रश्न कई बार पूछा है। तो ये ट्रेवनियर जो था रत्न व्यापारी था, जबकि डॉक्टर था। क्या था? वर्नियर की बात करेंगे तो डॉक्टर था। इसको मतलब इससे इसकी किताब भी है, इसकी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको क्या कीजिए आप याद रखिए। क्या नाम है पुस्तक का? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। इस पुस्तक को आपको क्या रखना है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछे जाते रहे इससे प्रश्न, ठीक है। तो इस शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में रहेगा ये आदमी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, दारा सिकों का बहुत ही मतलब निकट का व्यक्ति था। दारा सिकों से मतलब संबंध रखता था। लेकिन जब दारा सिकों की जब हत्या कर दी गई तो ये औरंगजेब के साथ भी मतलब मिल जाता, औरंगजेब के शासन प्रशासन में पार्टिसिपेट करने लगता। लेकिन मुख्य रूप से इसकी नजदीकी किसके साथ था? तो इसकी नजदीकी जो था दारा सिकों के साथ था, ठीक है। मुगल सेना की दक्षता पर प्रतिकूल टिप्पणी करता है, ठीक है। ड्रिल या अनुशासन का अभाव, किसानों का अत्यधिक शोषण, राजसी खजानों का विवरण मतलब क्या करता है? बर्नियर जो प्रस्तुत करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, शाहजहां, औरंगजेब और दारा सिकों तीनों से संबंधित है, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, फ्रांसिस्को बर्नियर, ठीक है। पेशा से क्या था? तो चिकित्सक था, दारा सिकों के सेवा में लगा था। ट्रेवनियर की बात करेंगे तो बात ध्यान में रखिएगा, ट्रेवनियर जो रत्न व्यापारी था, ठीक है। आगे चलेंगे तब मानुची की बात करेंगे। शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में आता है। इटली का यात्री था, वेनिस कह लेंगे। अभी वेनिस की बात करेंगे, वर्तमान में इटली का पार्ट है। जो भारत में ही रहने लगा, वो अपनी जन्मभूमि के वापस नहीं गया, मतलब लौट कर नहीं गया। अगर पूछ देगा कौन सा विदेशी यात्री, ठीक है, भारत की यात्रा पे आया जो कभी लौट कर फिर मतलब भारत से वापस नहीं गया, मनुची था, ठीक है। मुगलों पर एक किताब लिखता है, ठीक है, एस्टोरिया दी मेगोर, ठीक है। एस्टोरिया दी मेगोर जो है इसकी किताब है, मानुची की पुस्तक, याद रखिएगा। बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे दीन दे थैडनोट। दीन दे थैडनोट की बात औरंगजेब के शासनकाल में आया था। वनस्पति शास्त्री था, क्या था? जूलॉजिस्ट था, वनस्पति शास्त्री था, जूलॉजिस्ट, हाँ जूलॉजिस्ट कह सकते हैं। वनस्पति शास्त्री था, क्या नाम था? डीन डे थैडनोट। ये सारे के सारे विदेशी यात्री थे, ये सारे के सारे आते हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं और मतलब बहुत सारी किताब भी लिखते हैं, जिससे मुगल साम्राज्य के बारे में जब हमको पढ़ने की आवश्यकता होती है तो इनसे हमें जानकारी प्राप्त हो पाती है, ठीक है। आई थिंक मैंने मुगल साम्राज्य आपको पढ़ाया। एक बार अगर आप और अगर पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे।